एवरीवन, आज हम अपनी घटना चक्र की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद मौर्यन एम्पायर क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या रीड करना है एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट एम्परर थे जो कि एक साथ लेकर आए कुछ स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम्स को हमारी कंट्री के एंड उनको कंबाइन किया एक सिंगल वास्ट एम्पायर में। ठीक है, बेसिकली इन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स थे उनको एक तरीके से इंटीग्रेट किया और उससे एक वास्ट एम्पायर बनाया। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर टू द एज ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज ईरान। ठीक है, इनका जो एक्सपेंशन था वो ईरान तक था। ही वॉज द वन हु फर्स्ट यूनिफाइड इंडिया पॉलिटिकली। इन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन पॉलिटिकली किया था, तो ही वॉज द फर्स्ट वन। कौटिल्य हैड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य जो थे उस समय पे उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। ही वाज वेल नोन एज विष्णुगुप्त एंड चाणक्य। ठीक है, ये दोनों ही नाम कौटिल्य के हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफ यूनाइटेड इंडियन एम्पायर एज एम्परर, कौटिल्य उनके प्राइम मिनिस्टर थे, एडवाइजर थे एंड चीफ प्रीस्ट थे। ये पायनियर स्कॉलर थे पॉलिटिकल साइंस के एंड ऑल्सो नोन फॉर हिज फेमस बुक अर्थशास्त्र। ठीक है, इनको इनकी बुक अर्थशास्त्र के लिए भी जाना जाता है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक विच इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन। ये पॉलिटिकल कंडीशंस पे बेस्ड है देन ऑफ इंडिया। ठीक है, उस टाइम इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन का ऑफ 150 एडी, उसमें एक डिस्क्रिप्शन है कंस्ट्रक्शन का एक डैम का जिसमें इरिगेशन के बारे में बताया गया है बाय पुष्यगुप्ता, अ प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन याद रखना है कि ये रुद्र दमन का इंस्क्रिप्शन था और टाइम पीरियड है 150 एडी। इसमें बताया गया था कि एक डैम बनाया गया था इरिगेशन के लिए जो कि पुष्यगुप्ता ने बनाया था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रोविंशियल गवर्नर थे, मतलब प्रोविंसेस के गवर्नर जो उस टाइम बनाए जाते थे इन द स्टेट ऑफ अनर्थ एंड सौराष्ट्र जो कि गुजरात में था। ठीक है, ये प्रूव करता है कि ये जो पार्ट है वेस्टर्न इंडिया का वो भी इंक्लूड किया गया था मौर्यन एम्पायर में। चंद्रगुप्त ने डिफीट किया इन्वेडिंग आर्मी को ऑफ द रूलर ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स एम्पायर सेलेकस। तो उस टाइम पे ईस्टर्न पार्ट में अलेक्जेंडर रूल कर रहे थे, तो उनकी आर्मी को डिफीट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 305 बीसी में। उसके बाद में ऑथर का नाम दिया गया है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस ऑथर्ड बाय विशाखा दत्त। ठीक है, ये जो मुद्रा राक्षस की किताब है वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। ये प्रोवाइड करता है वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के रीन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। धुंधी राजा हैड रिटर्न अ कमेंट्री ऑफ मुद्रा राक्षस। ठीक है, इन्होंने एक कमेंट्री लिखी है मुद्रा राक्षस के ऊपर। इस ड्रामा में बेसिकली ड्रामा है, चंद्रगुप्त जो है उनको डिस्क्राइब किया गया है कि नंदराज के सन थे। ये बुक डिपिक्ट करती है चंद्रगुप्त को एज वृषाल एंड कुलहीन। देखो अब ना जनरली सिर्फ बुक्स एंड ऑथर के नेम्स नहीं आते, उस बुक में क्या दिया गया है वो भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि इसमें चंद्रगुप्त के बारे में भी बताया गया है और उनको वृषाल और कुलहीन नाम से भी डिपिक्ट किया गया है। बिसाइड्स मुद्रा राक्षस दो और भी वर्क्स हैं, टू अदर वर्क्स विशाखा दत्त आर। तो विशाखा दत्त के जो दो काम है वो कौन से हैं, देवी चंद्रगुप्तम एंड अभिशरी। ठीक है, ये वाला नेम भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है, तो विशाखा दत्त ने लिखा है। देन कवन चित कताकन। ठीक है, कवन चित कताकन है ये अभिसरिका या बंधिकम। ठीक है, बंधित कम अनफाउंडेड, ये वर्क्स भी इनके ही द्वारा लिखे गए हैं। फिर आ जाइए विलियम जोन्स ने क्या करा यहाँ पे। विलियम जोन्स जो थे वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया संद्रकोतोस को एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें ये ध्यान रखना, इन्होंने संद्रकोतोस जो थे इनके बारे में पढ़ा होगा, इन्होंने कहा भाई ये तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर एरियन एंड प्लूटार्क जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया इनको एज अंद्रोकोतस। अब देखो ये लोग उस टाइम पे कोई यूरोपियन था कोई पर्शियन था, तो उन्होंने जो जो नाम पढ़े थे उन्होंने उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे दिया है। जस्टिन ये ग्रीक राइटर थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया मीटिंग संद्रोकोतस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो इन्होंने बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट की मीटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ग्रीक राइटर्स हैव आल्सो एड्रेस्ड बिंदुसार एज अमित्रोक्रेट्स। ठीक है, ग्रीक राइटर्स जो है ना उन्होंने बताया कि अभी बिंदुसार को अमित्रोक्रेट्स भी कहा गया है। ठीक है, अमित्रोक्रेट्स एज पर द स्कॉलर्स। संस्कृत फॉर्म ऑफ अमित्रोक्रेट्स इज अमित्र घाट। ठीक है, संस्कृत में अगर बोला जाए तो ये क्या है, अमित्र घाट, किलर ऑफ एनिमीज। देन जैन टेक्स्ट जो है उनको सिम्हासेना कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सिम्हासेना किसके बारे में कहा गया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये अमित्र घाट बिंदुसार को कहा गया था, उनको सिम्हासेना कहा गया है।
जैन टेक्स्ट में जो नेम है मदर ऑफ बिंदुसार का वो है दूरधारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिव्यवादन, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है। यहाँ पे एक रिवोल्ट था तक्षशिला में, जिसको तक्षशिला भी कहते थे उस टाइम, इन द टाइम ऑफ बिंदुसार, फॉर विच ही सेंट हिज सन अशोका टू सप्रेस इट। तो बेसिकली बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा था उस टाइम पे तक्षशिला के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, एंटियोकस सेंट डमाइकस एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार कोर्ट। अब स्ट्रैबो ने ये लिखा था कि भाई एंटियोकस नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने डमाइकस को एम्बेसडर के फॉर्म में बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। बेसिकली उन्हें एम्बेसीज उस टाइम पे जाती रहती थी, तो वही यहाँ पे बताया गया है। देन अकॉर्डिंग टू प्लिनी, किंग ऑफ टॉलेमी टू फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, इन्होंने डायनासस को भेजा था एज एन एम्बेसडर टू मौर्य कोर्ट। अब यहाँ पे देखो हर किंग ने जिस भी एम्बेसडर को भेजा उसका नाम लिखा है, आपसे हो सकता है मैच करने को दे दे कि कौन से किंग का एम्बेसडर कौन से किंग के कोर्ट में गया था। देन बिंदुसार ने 3 आइटम डिमांड किए थे सीरिया के रूलर से। दीज आइटम्स वर स्वीट वाइन्स, ड्राई फिग्स एंड फिलोसोफर, ठीक है। 3 चीजें इन्होंने मांगी कि हमें स्वीट वाइन्स दे दो, हमें ड्राई फिग्स दे दो और हमें फिलोसोफर दे दो। एंटियोकस ने सारी चीजें भेज दी लेकिन अपना फिलोसोफर नहीं भेजा बिंदुसार के कोर्ट में, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से किंग ने ये 3 चीजें मांगी थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एविडेंस, अशोका वाज अपॉइंटेड एज द वाइस रॉय ऑफ अवंती और उज्जैनी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि अपने फादर के रीन में अशोका कहाँ के वाइस रॉय थे, तो वो थे अवंती या उस टाइम पे उज्जैनी भी कहते थे उसके गवर्नर। एक्सेप्ट आसाम एंड डीप साउथ, एंटायर जो इंडिया था वो अशोका के एम्पायर में आता था। मतलब अगर ये हम ऐसे मैप बनाए तो सिर्फ ये डीप साउथ वाला और यहाँ पे आसाम वाला पोर्शन एम्पायर जो था अशोका का उसमें रीन में नहीं आता था, बाकी पूरा ये जो इंडिया का एरिया था वो सब था इनके एम्पायर में, ठीक है। देन Ashoka sat on the throne of Magad around 269 BC. In his inscriptions everywhere इनको देवनाम पिया, ये देवनाम पिया दासी कहा गया है जिसका मतलब होता है beloved of the gods. Then Ashoka announced the logical and practical धम्म नीति कि ये फॉलो की जाए उनके पीपल्स के द्वारा इजीली, मतलब इनके जो क्या कहते हैं एक तरीके से जो जन है इनके यहाँ के, ठीक है, प्रजा जो है वो इनको धम्म नीति को फॉलो करे। अशोका का जो धम्म है वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है विच वो नॉट रिलेटेड टू एनी कम्युनिटी, बट वो डिक्लेयर करे गए थे वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड प्रिंसिपल्स नहीं थे। वो सिंपली ये था कि हमें वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी करना है, उसके लिए वो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे। अकॉर्डिंग टू सिन्हालिस फोकलोर जो कि है दीपवंसा एंड महावंसा, इनके हिसाब से क्या बोला गया था, जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। आपसे ना ऐसे मैच करने के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई 1st बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, 2nd कहाँ हुई थी, 3rd कहाँ हुई थी, 4th कहाँ हुई थी। तो यू शुड नो 3 थिंग्स कि आपको एक तो काउंसिल का नाम पता हो, इनका प्लेस पता हो, इनका किंग भी पता हो और इनका प्रेसिडेंट जो था वो पता हो। तो ये मैच आपको दे सकता है, ये चीजें ध्यान रखना। तो पाटलिपुत्र में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका। जो चेयरपर्सन थे बुद्धिस्ट काउंसिल के वो थे मोगालीपुट्ट तीस, ठीक है, तिसा। तो ध्यान रखना 3rd में प्लेस इज पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके बाद जो किंग है वो है अशोका और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हैं या चेयरपर्सन कह लो मोगालीपुट्ट तीसा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज फेमस बुद्धिस्ट मेंडिकेंट है ये। अशोकन इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री ऑफ अशोका को प्रॉपर्ली। जो इंस्क्रिप्शन है वो हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनके इंस्क्रिप्शन में ना बहुत कुछ मतलब उस टाइम पे जो उन्होंने किया वो बताया गया। 3 क्लास के इंस्क्रिप्शन क्या थे, रॉक इंस्क्रिप्शन थे जो रॉक पे लिखे गए थे जिसको पेट्रोग्राफ कहा जाता है। कॉलम इंस्क्रिप्शन इस तरीके से कॉलम बना करके ना उन पे लिख दिया जाता था। केव इंस्क्रिप्शन के भी केव बने हुए हैं, उनमें ऊपर ऊपर या अंदर कार्विंग्स में लिखा गया है। देन रॉक इंस्क्रिप्शन जो है इज द ग्रुप ऑफ 14 वेरियस इंस्क्रिप्शंस जो 8 डिफरेंट जगह पे मिले हैं, ठीक है। ये जो जगह के नेम है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं एक टिप और देना चाहूंगी, जो प्लेसेस यहाँ पे दिए गए ना सारे वो प्रेजेंटली अब कहाँ आते हैं आपको ना ये भी पता होना चाहिए। काफी बार आप देखोगे यूपीएससी यूपीपी से सारे एग्जाम्स में क्या किया है इन्होंने कि आपको मान लो ये लिखा है, ठीक है, जौगड़ा, इसके आगे जो अभी इसकी करंट प्लेस है वो मैच करने को दी होगी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो इसमें था शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, धाउली, जौगड़ा, येरागुडी एंड सुपारा, ठीक है। सो ये सारी ही प्लेसेस का आई विल सजेस्ट यू राइट द जो प्रेजेंट नेम्स हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृत में उस टाइम पे इनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ओनली 2 इंस्क्रिप्शंस शाहबाजगढ़ी एंड मनसेरा आर इन खरोष्टी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ 2 इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो कि शाहबाजगढ़ी का है एंड मनसेरा का है जिसको खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज आगे देखते हैं।
वन रूइंड इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन है जो रूइन हो चुका है, वो एरामिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है जो कि तक्षशिला से मिला है। शार आई कुना कांदाहार का इंस्क्रिप्शन है, वो बायलिंगुअल है, ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट में है। देन नेक्स्ट देखिए, अशोका ने पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन बनाया था इंडिया में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भाई पहला हॉस्पिटल हर्बल गार्डन किसने बनाया, तो यू शुड नो अशोका ने बनाया। इन्होंने स्टैब्लिश किए हॉस्पिटल्स, पब्लिक गार्डन्स, गार्डन्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया डिगिंग ऑफ वेल्स को एंड प्लांटिंग ऑफ अ ट्री फॉर शेड को। श्रीलंका जो है वो पार्ट नहीं था अशोकन टेरिटरीज का बेसिकली। जो सेकंड इंस्क्रिप्शन है अशोका का वो क्लैरिफाई करता है कि चोला, पांड्यास एंड सत्यापुट, केरलापुट एंड ताम्रापानी जो कि श्रीलंका है, ये मौर्यन एम्पायर के पार्ट नहीं थे। बेसिकली वही ना कि यहाँ पे साउथ की जो डायनेस्टी है चोला, पांड्या, सात्यापुट, केरलापुट, यहाँ वाली डायनेस्टीज होंगी। ताम्रापानी यहाँ श्रीलंका में थी, वो मौर्य के रीन का पार्ट नहीं थे। देन दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज स्टेट्स, इनको एज स्टेट्स कहा जाता था। कुछ नेम्स ऑफिशियल्स के जो हमें एडिक्ट ऑफ अशोका से पता चले हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, मतलब इनके ऑफिशियल्स के नेम लिखे हुए थे एडिक्ट्स पे जिनके बारे में हमें पता चला है। युक्ता, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। राजुका, ये एक कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स थे रूरल एरिया में जो कि सर्वेयर का काम करते थे। प्रदेशिका, ये टॉप ऑफिशियल थे डिवीजन के, और हम ये कंपेयर कर सकते हैं करंट डिविजनल कमिश्नर से इनको। दे यूज्ड टू परफॉर्म जुडिशियल वर्क आल्सो। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल पूछेगा तो युक्ता, सर्वेयर पूछेगा एक तरीके से रूरल एरिया में तो राजुका, और टॉप ऑफिशियल पूछेगा डिवीजन में तो प्रदेशिका। ठीक है, मतलब करंट डिविजनल कमिश्नर के फॉर्म से आप प्रदेशिका को कंपेयर कर सकते हो, जुडिशियल वर्क भी ये परफॉर्म करते थे। देन नेक्स्ट इज कॉन्वॉय जो था मर्चेंट्स का, उसको सारतवाह कहा जाता था, जिसको अर्थशास्त्र में भी डिस्क्राइब किया गया है कौटिल्य के द्वारा। सारनाथ पिलर सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सारनाथ पिलर को अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। देन ऑन द टॉप ऑफ दिस पिलर शेप जो है लायन का वो बिल्ड किया गया था, विच इज द सिंबल ऑफ पावर। ये जो रेप्लिका है ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल एम्बलम के फॉर्म में लिया है। ये जो पिलर्स हैं बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्किटेक्चर के। 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो थे वो फर्स्ट स्कॉलर बने जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। ठीक है, ये भी नाम आपसे पूछता है कि पहली बार अशोकन इंस्क्रिप्शंस को किसने डिसाइफर किया, तो इट वाज जेम्स प्रिंसेप। देन जो एडिक्ट्स हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट के, एडिक्ट्स इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट मेंशन्ड अ किंग देवनाम पिया। ठीक है, इसमें भी देवनाम पिया या पिया दासी के बारे में मेंशन करा गया है। विच प्रिंसिप ने इनिशियली ये अज्यूम किया था कि ये श्रीलंकन किंग होंगे। लेटर ये फैक्ट रिवील हुआ अकॉर्डिंग टू सिंघाली हियर से दीपवंसा एंड महावंसा के जो सॉब्रिक्यू है वो यूज किया गया था अशोका के। सॉब्रिक्यू मतलब कि ये अनदर नेम था जो हमने अशोका के लिए देखा कि इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर एट लास्ट 1915 में मस्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटक फाइनलाइज द नेम ऑफ अशोका। तो मस्की इंस्क्रिप्शन से पता चला, जो कि कर्नाटक में, नेम ध्यान रखना कि अशोका का नाम जो है मतलब कि ये अशोका का नाम है। तो अगर आपसे ऐसे मैच करने पूछेगा कि बताओ कौन सी जगह से पता चला है कि अशोका का नाम जो है इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, मतलब अशोका का नाम पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, तो आपको याद रखना इट वाज फ्रॉम मस्की। ठीक है, ये भी मैच करने के लिए आ सकता है। खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आप ऐसे राइट से लेफ्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट को लिखते हैं जैसे हम उर्दू लिखते हैं। इट इज मेनली द स्क्रिप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देन अशोका ने लुम्बिनी को भी विजिट किया था आफ्टर 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, और टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा जो पिलर था रुमिनदेई का वो इरेक्ट किया गया था वहां पे अलॉन्ग विद सम सैक्रेड स्टोन स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछा जाएगा कि पिलर जो है रुमिनदेई पे वो बेसिकली क्या मार्क करने के लिए जो है लगाया गया था, तो आपको याद रखना टू मार्क दी बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। या फिर आपको पूछेगा बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा मार्क करने के लिए कहाँ पिलर लगाया गया, तो रुमिनदेई। ठीक है, ही एग्जेम्प्टेड रिलीजियस टैक्स ऑन लुम्बिनी। इन्होंने जो रिलीजियस टैक्स लगाया गया था लुम्बिनी पे उसको एग्जेम्प्ट किया एज इट वाज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा एंड रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 1/6 to 1/10। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जो बुद्धा का बर्थ प्लेस था एक तरीके से उसको रिलीजियस टैक्स से हटा दिया गया और उसका लैंड रेवेन्यू का रेट भी 1/6 से 1/8 कर दिया गया। देन नेक्स्ट देखिए, जो नेम है अशोका का वो मेंशन किया गया है गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट में, जो कि दातिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एमपी में। इट वाज लेड एट द मेन रोड थ्रू उज्जैन टू भरूच। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अशोका का नेम कहाँ पे मेंशन करा गया है, गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट में। कहाँ पे ये लोकेटेड है, दातिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एमपी में है।
फिर ये मेन रोड पे है जहां से उज्जैन से भरूच जाया जाता है। विक्ट्री जो कलिंगा वॉर में हुई थी, ये ग्रेटेस्ट इवेंट था अशोका के रीन का। हमें पता है कि काफी टाइम से ना ये कलिंगा को कॉन्क्वर करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इनकी लाइफ का बहुत ही मेजर इवेंट था। जो 13th रॉक एडिक्ट है वो एक क्लियर एविडेंस प्रोवाइड करता है कलिंगा के वॉर के बारे में। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि कौन से रॉक एडिक्ट में कलिंगा के बारे में मेंशन किया है, तो यू हैव टू रिमेंबर 13th रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है। Then next it says King Piyadasi Ashok conquered Kalinga 8 years after his coronation। ठीक है, तो 261 BC में अपने कोरोनेशन के 8 साल बाद ये जो थे कलिंग को जीत गए थे। He felt deep remorse for having conquered Kalika on this edict। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने काफी रिमोर्स फील किया है कि ये कलिंग को जीत गए थे। फिर रीजंस बताए गए हैं which prompted अशोका टू इन्वेड कलिंगा, वो बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल के जो रीजंस थे जिसकी वजह से अशोका प्रॉम्प्ट हुए कि उनको कलिंग को इन्वेड करना है, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों थे। ठीक है, तो टेरिटरी जो थी कलिंग की वो एक ब्रिज के तरीके से थी नॉर्थ और साउथ के बीच में। आपको पता है कि कलिंग इज इन उड़ीसा। ठीक है, मतलब मान लो ये वाला पोर्शन था, अब ये यहाँ पे भी रूल कर रहे हैं और थोड़ा सा मान लो इस रीजन में रूल कर रहे हैं, तो नॉर्थ से साउथ में जाने का एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा था ये। तो यहाँ पे जरूरत थी इनको ये जो है कॉन्क्वर करने के लिए, क्योंकि पोर्ट वगैरह का रास्ता भी यहीं से जा रहा था। पीपल ऑफ कलिंग जो थे डोमिनेट कर रहे थे इंडियन ओशन को, और वो ओवरसीज ट्रेड को ना कंट्रोल कर रहे थे। अब सोचो आज के तरीके से इतना सारा मतलब वास्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं था, तो जरूरी था कि अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें ये ओवरसीज ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए। पोर्ट तो कलिंग कंट्रोल कर रहा था, तो इनकी जो सुप्रीमेसी थी ईस्टर्न सी कोस्ट पे वर्चुअली क्लोज कर देती है सी रूट्स को ईस्ट में मगध जो मर्चेंट्स थे उनके लिए। मान लो भाई मगध वाले यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे उड़ीसा में ये ट्रेड वाला जो रूट है ये कलिंग के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे से ट्रेड करना मगध के लिए डिफिकल्ट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट था कि इनको ये कॉन्क्वर करना पड़ेगा। सिमिलरली जो लैंड रूट्स थे इंटरनल ट्रेड के लिए फ्रॉम द गैंगेटिक वैली टुवर्ड्स डेक्कन, ये भी कलिंग कंट्रोल कर रहा था। भाई गैंगेटिक वैली से डेक्कन के टुवर्ड्स अगर लैंड रूट से भी जाना है तो भी कलिंग वहां पे बीच में आ रहा है। तो कलिंग जो था वो इंडिपेंडेंट था काफी टाइम तक। जो ओवरसीज ट्रेड था, लैंड ट्रेड था मगध का, वो इस चीज से इफेक्ट हो रहा था। दैट इज वाई इट वॉज नेसेसरी टू इन्वेड कलिंगा फॉर मॉडर्न डायनेस्टी। सो ट्रेड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर यहाँ से डेक्कन रूट में भी जाना है तो बीच में कलिंग जो है ये इन्वेड करने के लिए एक तरीके से बैठा हुआ है, तो जरूरी था कि कलिंग को इन्वेड किया जाए मॉडर्न डायनेस्टी के द्वारा। इन द फर्स्ट रॉक एडिक्ट अशोक इंस्क्राइब करते हैं हियर नो लिविंग बींग्स आर टू बी स्लॉटर्ड और ऑफर्ड इन सैक्रिफाइस। तो इन्होंने ये चीज बताई कि कोई भी लिविंग बींग को स्लॉटर या ऑफर नहीं किया जाएगा सैक्रिफाइस में। नेक्स्ट इज फॉर्मरली इन द किचन ऑफ किंग पियादासी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स वर किल्ड एवरी डे टू मेक करी। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या होता था, बहुत सारे जानवर मारे जाते थे इनके किचन में खाना बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने फर्स्ट रॉक एडिक्ट में ये चीज लिखवा दी थी कि अब यहाँ पे कोई भी लिविंग बींग्स को स्लॉटर या ऑफर सैक्रिफाइस में हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि ये फर्स्ट रॉक एडिक्ट में बोला गया है। फिर नेक्स्ट है बट नाउ विद द राइटिंग ऑफ हिज धम्म एडिक्ट ओनली 3 एनिमल्स 2 पिकॉक्स एंड डियर आर किल्ड एंड इवन द डियर्स नॉट ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने ये चीज अपने धम्म एडिक्ट में लिखवा दी तो सिर्फ 3 एनिमल्स की डेथ हुई, 2 पिकॉक और एक डियर जो थे वो मारे गए थे। वो बोला डियर ऑलवेज नहीं मारे जाते थे। एंड इन फ्यूचर नॉट इवन दीज क्रिएचर्स विल बी किल्ड, तो फ्यूचर में इनको भी नहीं मारा गया। फिर नेक्स्ट देखिए, जो रॉक एडिक्ट है 2nd and 13th ऑफ अशोका टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम। ठीक है, तो हमारे जो इन्होंने रॉक एडिक्ट लिखे 2nd वाले और 13th वाले, उसमें संगम किंगडम के बारे में बताया गया है, चोला, पांड्या, सत्यापुट एंड केरलापुट के बारे में। ठीक है, तो ये 4 किंगडम के बारे में 2nd और 13th से पता चलता है। 13th इंस्क्रिप्शन जो है अशोका की वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन दैट ही हैड अ कॉर्डियल रिलेशन विद 5 यावन किंग्स नेमली एंटीओकस टू थियोस द रूलर ऑफ सीरिया। तो 13th वाला बताता है कि देखो इनके 5 यावन किंग से अच्छे रिलेशनशिप थे, जिसमें से एक है एंटीओकस, 2 थियोस जो कि सीरिया का रूलर था, फिर तुर्मया, ये जो थे तुर्मया ये या इसको तुराया मया भी कहा जाता है, ये टॉलमी टू फिलाडेल्फस इजिप्ट के रूलर थे। देन अंताकिनी और अनिकिनी एंटीगोनस गुनातस जो कि रूलर थे मैसेडोनिया के, फिर माघ, मकमास और मेगारस जो रूलर थे साइरीन के, फिर अलेक्सुंदर या एलिरो सेंट्रो, अलेक्सेंडर एपायरस और किंग ऑफ एपायरस। ठीक है, तो यहाँ सबके जो रूलर्स थे उनके साथ इनका अच्छा रिलेशन था। अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट जिसको सौगड़ा बोला जाता है, इट्स अ मॉडर्न रिकॉर्ड दैट मेंशंस अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फेमाइन इन द कंट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो आपसे पूछा जाएगा कि जो सौगड़ा में
कॉपर प्लेट मिला है, उसमें क्या लिखा गया था? तो इसमें एक रॉयल ऑर्डर के बारे में बात की गई थी, जो इसलिए था कि आप फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करो ताकि फेमाइन जब कंट्री में हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकें। फाइन। नेक्स्ट इज द अदर महास्थन इंस्क्रिप्शन ऑफ बोगरे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बोगरे डिस्ट्रिक्ट का एक महास्थन नाम का इंस्क्रिप्शन था, वो डिस्क्राइब करता है रिलीफ मेजर्स जो कि अडॉप्ट किए गए थे ड्यूरिंग अ फेमाइन इन द रीजन। ठीक है, जब रीजन में फेमाइन हो रहा था उस टाइम पे जो रिलीफ मेजर्स लिए गए उसके बारे में इसमें लिखा था। अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रांट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहना। तो यहाँ पे क्या था, जो कि हमारे अर्लीस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड थे लैंड ग्रांट्स के, जो कि रिलीजन के बेसिस पे लिखे, मतलब लैंड ग्रांट जो थे रिलीजन के बेसिस पे दिए जाते थे। ठीक है, मतलब जैसे ब्राह्मण हैं उनको फ्री आपने लैंड ग्रांट दे दिया कि भाई ये जगह आपसे आपकी, आप इसे रूल करो, अपना रेवेन्यू यहीं पे रखो। तो ये हमें सातवाहना के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। मॉडर्न एम्परर्स डिड नॉट ग्रांट एनी लैंड ऑन रिलीजियस बेसिस। देखो इसमें ना मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ याद करने का। आपसे ये क्वेश्चन कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉरियंस ने लैंड ग्रांट्स दिए थे या नहीं दिए थे। अब आप जब बहुत सारे डायनेस्टीज पढ़ लेते हो तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि किसने दिया था किसने नहीं दिया था। इतना याद रखो कि मौर्य के जो एम्परर्स है ना, इन्होंने बहुत ही फ्रैगमेंटेड जो पॉलिटी थी उसको यूनिफाई करके एक इंटीग्रेटेड एम्पायर बनाया था। ठीक है, अब आप सोचो इतना बड़ा एम्पायर अगर किसी ने बनाया है तो वो फ्री में किसी को लैंड ग्रांट दे दे, उससे तो वो काम नहीं चला सकता। इनकी आर्मी भी बहुत बड़ी थी, प्लस इनके एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से उतने ही ज्यादा थे, और जितना वास्ट इनका एक्सपेंस था एम्पायर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि उसको चलाने के लिए, उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उसकी आर्मी को प्रोटेक्शन देने के लिए, और जो भी सारा काम है उस स्टेट को चलाने का, उस वो फ्री में तो नहीं हो सकता ना, तो उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। अब रेवेन्यू अगर चाहिए तो इन्होंने टैक्सेस इम्पोज किए होंगे। ठीक है, अब टैक्सेस इम्पोज किए तो ग्रांट तो नहीं दे सकते ना। और पर्टिकुलरली अब देखोगे कि धम्मा जो है इसमें वो बाद में अशोका के टाइम पे आया, उससे पहले से टैक्सेस चलते हुए आ रहे हैं, कहीं कहीं पे रिड्यूस हुए हैं, बट ऐसा नहीं था कि फ्री में कोई लैंड ग्रांट दे दिए हो। तो याद रखना कि मौर्यस जो थे उन्होंने कोई ग्रांट नहीं दिया है रिलीजियस बेसिस पे, ये हमें सातवाहना के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता हो किसी भी एम्पायर का जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था। तो अगर हम आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो स्तूपा है सांची का, उसको हम बेस्ट कंसीडर करते हैं। सांची लोकेटेड है रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ये जो स्तूपा है अशोका ने बनाया था। जो स्तूप है वो भरूच का, सॉरी ठीक है, यहाँ पे भरूच के स्तूप के बारे में बात हो रही है। ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास का है। सांची और भरूच दोनों जो स्तूपास थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवर किए थे। अब यहाँ पे इनका नाम याद रखना कि इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। अमरावती स्तूप, ये राइट बैंक ऑफ कृष्णा रिवर पे है इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रखना कि अमरावती का जो स्तूपा है वो कहाँ है, कृष्णा रिवर पे है, और कौन से स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मैकेंजी ट्रेस्ड दिस स्तूपा इन 1797। तो यहाँ पे जो अमरावती का स्तूप था उसकी डिस्कवरी किसने की थी, लॉर्ड मैकेंजी ने। धामेक स्तूप ऑफ वाराणसी इज रिलेटेड विद गुप्ता पीरियड। तो जो धामेक के स्तूप हैं वाराणसी के, वो किससे रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। तो ये जगह ध्यान रखना, धामेक वाला वाराणसी में है। भाबरू इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो प्रूफ करता है अशोका को एज बुद्धिस्ट। ठीक है, कि ये अशोका जो है बुद्धिस्ट है। इन द सेम इंस्क्रिप्शन ही रेफर्ड हिमसेल्फ एज पियादासी राजा मगध, जो किंग है मगध के। आफ्टर एक्सेप्टिंग द बुद्धिस्ट रिलीजन, अशोका हंटिंग को स्टॉप करा देते हैं एंड पिलग्रिमेज ट्रिप्स को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही ना, जब इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया तो उन्होंने काफी चेंजेस किए, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ही विजिटेड बोध गया। ठीक है, पिलग्रिमेज पे जब ये निकले तो ये बोध गया गए। सीक्वेंस ऑफ उनके रिलीजियस ट्रिप्स का क्या है, तब देखो सीक्वेंस आपको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगह ध्यान रखना कि बुद्धा से रिलेटेड जगह कौन कौन सी है जो उन्होंने विजिट किया। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रवस्ती। ठीक है, सारे प्लेसेस पे ये गए थे। नेम जो है ऑफ द 5 प्रोविंसेस ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे उनके प्रोविंसेस और कैपिटल के नाम दिए। उत्तरपथ, इसकी कैपिटल तक्षशिला थी। अवंतिरथ, उज्जैनी। कलिंग, तोसली। दक्षिण पथ, स्वर्णगिरी। प्रत्ययपथ, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये आपसे मैच करने में मुश्किल ही देगा, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये थी। फिर मेगास्थनीज एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जो इंडिया आए थे 4th सेंचुरी बीसी में एज अ रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज जो थे 4th सेंचुरी बीसी में इंडिया आते हैं और वो सेलिकस निकेटर के
एक रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर थे। ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फॉर 5 years, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में 5 साल के लिए रहते हैं। ही हैज रिटन अबाउट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड ऑल्सो अबाउट चंद्रगुप्त रीन इन हिज बुक, जिसका टाइटल था इंडिका, ठीक है, इन्होंने इंडिका में चंद्रगुप्त के बारे में और उनके कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में लिखा है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो था पाटलिपुत्र के टाउन का इज डिस्क्राइब्ड इन मेगास्थनीज इंडिका, ठीक है, इनकी इंडिका में इन्होंने पाटलिपुत्र का जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में भी मेंशन किया है। देन अकॉर्डिंग टू दिस बुक पाटलिपुत्र वाज गवर्न्ड बाय 30 member म्युनिसिपल काउंसिल। तो बेसिकली पाटलिपुत्र जो थी उसको 30 मेंबर का काउंसिल था जो गवर्न करता था। इसको 6 मेन कमिटीज में ना डिवाइड किया था। देखो ये आंसर भी आपसे पूछा जाता है कि क्या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो 6 मेन कमिटीज में खुद को डिवाइड करता था, तो हाँ करता था, विच हैड 5 members इच, ठीक है, आपकी 6 कमिटी बनेंगी, सब में क्या है 5 मेंबर्स होंगे। देन जो 6th बोर्ड था वो रिस्पॉन्सिबल था कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स के लिए। ये जो बोर्ड था वो ये मेक श्योर करता था कि हर सिटीजन जो है 1/10 अपना अर्निंग का सेल्स टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। कल्प्रिट्स को डेथ सेंटेंस से पनिश भी किया जाता था। आप देखो खुद ने यहाँ पे टैक्सेस के लिए सोचो, वो डेथ सेंटेंस तक दे रहे हैं, तो मतलब कितना रिजिड थे वो टैक्स को लेकर के। ही कॉल द टाउन ऑफिशियल्स एज एस्ट्रोनोमॉय, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाउन ऑफिशियल्स को ये कहा जाता था। मेगास्थनीज डिवाइड करते हैं मौर्यन सोसाइटी को 7 कैटेगरीज में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि भाई मेगास्थनीज ने बोला कि देखो जो मौर्यन सोसाइटी है वो 7 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट इज फिलोसोफर्स, सेकेंड इज फार्मर्स, थर्ड हर्ड्समैन, फोर्थ आर्टिसंस, फिफ्थ मिलिट्री या सोल्जर, सिक्स्थ ओवरसीयर्स और स्पाइस, सेवेंथ इज असेसर्स। अब देखो इसमें एक तरीके से जितने लोग जो काम कर रहे हो सारे कैटेगरीज आ गए ना इसमें। फिर मेगास्थनीज डज नॉट मेंशन स्लेवरी इन इंडिया, ठीक है, इन्होंने स्लेवरी के बारे में इंडिया में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। According to him, no one could marry outside his caste and no one could take to an occupation other than the one fixed for his caste, ठीक है। यहाँ पे होता क्या था, इनका कहना था कि देखो स्लेवरी के बारे में उस टाइम मौर्यंस में स्लेवरी नहीं थी, उस टाइम स्लेवरी के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया। इनके हिसाब से था कि भाई आप कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते हो और कोई ऑक्यूपेशन आपकी कास्ट के जो फिक्स है उसके अलावा आप कोई ऑक्यूपेशन टेकअप नहीं कर सकते हो, ये इन्होंने बताया कि ऐसा था। मॉडर्न एम्परर्स ने एक मेजर रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। चंद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो ईरान से लेके इन द नॉर्थ वेस्ट टू प्रेजेंट कर्नाटक स्प्रेड कर रहा था इन द साउथ। मतलब ऐसे मान लो कि अगर ये पूरा ईरान वाला एरिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कर्नाटक तक इनका पूरा ये वाला एक्सपेंस था एम्पायर का। देन भाग एंड बली वर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाग बली क्या थे, तो आप याद रखना सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे जो एंशिएंट इंडिया में कलेक्ट किए जाते थे। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र किंग वाज द ओनर ऑफ द लैंड, तो अर्थशास्त्र के हिसाब से किंग जो था वो ओनर था लैंड का। ही हैड अ शेयर इन प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, दिस टैक्स वाज नोन एज भाग, वेयरएज बली वाज आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इनके हिसाब से किंग का एक शेयर होता था जो भी प्रोड्यूस आएगा लैंड से, और इसको भाग कहते थे टैक्स को, और बली जो थी वो एक रेवेन्यू का सोर्स था। देन नेक्स्ट इज एग्रोनोमॉय, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहा जाता था। और शुल्क अध्यक्ष जो है वो वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स को कलेक्ट करते थे। अकरा अध्यक्ष जो है वो माइंस को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो शुल्क अध्यक्ष याद रखना कि भाई ट्रेड एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है, अकरा अध्यक्ष जो है वो माइंस से रिलेटेड है। जो मेंटेनेंस था क्राउन लैंड का वाज डन बाय सीता अध्यक्ष इन द मॉडर्न पीरियड। तो आपको याद रखना है क्राउन लैंड का मेंटेनेंस कौन देखा है, सीता अध्यक्ष जो कि मॉडर्न पीरियड में थे। फिर रेवेन्यू जो कि हम इन टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट करते थे उसको सीता कहा जाता था। रेवेन्यू कलेक्शन को रेगुलेट करते थे समहर्थ मौर्यन मिनिस्ट्रियल काउंसिल में। अंतपाल लुक्ड आफ्टर बॉर्डर फोर्ट्स, वाइल जो प्रदेष्टा थे वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे ऑफ कमिश्नरीज। मौर्यन ऑफिसर जो थे पौत्व अध्यक्ष, ठीक है, ये इंचार्ज थे वेट्स एंड मेजर्स के, वाइल जो पान्य अध्यक्ष थे वो इंचार्ज थे कॉमर्स डिपार्टमेंट के। अब देखो इसमें बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम, आपको मैच करने के लिए बहुत इजीली आ सकता है, ठीक है। आई विल रिमाइंड यू अगेन, रेवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा है, समर्थ, ठीक है। अंतपाल क्या देख रहे हैं, बॉर्डर फोर्ट्स। प्रदेष्टा क्या देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कमिश्नरीज, ठीक है। फिर आपके पौत्व अध्यक्ष क्या देख रहे हैं, वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, लिख लिख के याद कर लो, दो तीन बार में हो जाएगा। देन पान्य अध्यक्ष इंचार्ज ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट। देन सुना अध्यक्ष ये चीफ हैं स्लॉटर हाउस के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बताया गया है पंको सनिरोधे, ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, मैं आपको वर्ड तोड़ के बताती हूँ। पंकोड़ सनिरोधे, ठीक है, ये पेनल्टी थी
इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन फॉर थ्रोइंग डर्ट और कॉजिंग मड एंड वाटर टू कलेक्ट ऑन रोड। सोचो उस टाइम पे अगर आप रोड पे भी डर्ट फेंक रहे हो, मड क्रिएट कर रहे हो, वाटर फेंक रहे हो वहां पे, तो उसके लिए भी पेनल्टी हुआ करती थी, ठीक है। अर्थशास्त्र मेंशन करता है 2 टाइप के कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें मेंशन किया गया कि 2 तरीके के कोर्ट होते थे। धर्म अस्थया जो कि एनालॉगस है मॉडर्न सिविल कोर्ट्स के साथ में, कंटक शोधन जो कि एनालॉगस है मॉडर्न क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ में। तो ये ध्यान रखना, कंटक शोधन पूछेगा, मतलब उस टाइम का क्रिमिनल कोर्ट था। टाउन एडमिनिस्ट्रेशन को म्युनिसिपैलिटीज थी वो गवर्न करती थी ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, हुज चीफ वाज नागरक, ठीक है, इनको नागरक कहा जाता था या फिर पुर मुख्य कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने 6 कमिटीज जो थी 5 मेंबर्स ईच की, उनके बारे में मेंशन किया है म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र की। इसकी 3rd कमेटी मेंटेन करती है रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स के। मतलब सोचो उस टाइम पे भी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेशन वाली चीज चलती थी। ये जो जॉब है अभी भी कैरिड आउट होती है हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अर्थशास्त्र अलाउ करता है द डाइवोर्स ऑफ अ वाइफ डिजर्टेड बाय हस्बैंड, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ को छोड़ के चला गया है तो अलाउ करता था वो कि वाइफ डाइवोर्स दे सकती है अपने हस्बैंड को। डाइवोर्स प्रेवलेंट था मॉडर्न पीरियड में। वाइफ के पास राइट थे डाइवोर्स करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग अब्रॉड स्टे ऑफ अ हस्बैंड, मतलब बहुत टाइम हस्बैंड बाहर चला गया रहने के लिए तो वो डाइवोर्स दे सकती है। एंड बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है हस्बैंड। सिमिलरली हस्बैंड के पास राइट थे टू लीव इज वाइफ फॉर बीइंग बैरन और अडल्ट्रस, ठीक है, अगर वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है या उसका कोई अफेयर है बाहर तो फिर वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है। सिस्टम टू गवर्न विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवॉल्व बाय चोला, ठीक है, जो सिस्टम था विलेजेस को गवर्न करने का ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत के थ्रू वो चोलास के द्वारा इवॉल्व हुआ था। देन ये भी आपसे ना पूछा जाएगा कि ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वाला सिस्टम कौन लाया, तो चोलास लाए। ये जो कस्टम था वाज द बेस ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये जो कस्टम था ये बेसिकली बेस हुआ करता था विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का उस टाइम पे। विलेज असेंबली वाज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग एनी मैटर रिलेटेड टू द विलेज इन द मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे विलेज की जो असेंबली होती थी वो इंडिपेंडेंट थी कि कोई भी डिसीजन वो ले सकती थी जो भी विलेज के लिए होगा मॉडर्न पीरियड में। It is mentioned clearly in Manusmriti that a widower whose wife is dead could remarry, but a widow whose husband is dead was not permitted for remarriage. तो ये मनुस्मृति में उस टाइम पे लिखा गया है कि अगर एक हस्बैंड की वाइफ जो है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो शादी कर सकता है, लेकिन अगर एक विडो हो गई है लेडी, उसके पति की डेथ हो गई तो वो शादी नहीं कर सकती वापस, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे who did not follow priestly customs और local traditions जैसे कि शाकास, कुशांस, हुनास, प्रतिहार, ये स्टेट किए गए थे फॉलन क्षत्रियास इन मनुस्मृति, ठीक है, क्योंकि ये जो लोकल ट्रेडिशंस प्रीस्टली कस्टम्स थे उनको फॉलो नहीं करते थे, इनको फॉलन क्षत्रिय बोला गया था। लास्ट मॉडर्न एम्परर थे बृहद्रथ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ध्यान रखना। बृहद्रथ जो थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था उनके ही कमांडर या लेफ्टिनेंट पुष्यमित्र के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 बीसी में। पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने एक नया डायनेस्टी बनाया अपना जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग जो थे एक फैनेटिक ब्राह्मण थे, ठीक है, मतलब ही वाज अ वेरी एडमेंट ब्राह्मण। ही कंप्लीटेड 2 अश्वमेध यज्ञास। दीज 2 इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज्ड इन द सुपरविजन ऑफ पतंजलि, ठीक है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिनको ऑर्गेनाइज किया गया था सुपरविजन ऑफ पतंजलि में। हु रोट महाभाष्य, ठीक है, उन्होंने महाभाष्य लिखा था। द लास्ट किंग ऑफ शुंग डायनेस्टी जो कि थे देवभूति, वो मारे गए थे। अब इसमें इनका लास्ट किंग का नाम याद रखना, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी करके मारे गए अपने ही अमत्य के द्वारा जो कि इनका ऑफिशियल था वासुदेव। अकॉर्डिंग टू वायु पुराण जो लास्ट रूलर है कण्वा डायनेस्टी के वो थे सुशर्म, जो डिपोज कर दिए गए थे बाय हिज आंध्रियन सर्वेंट सीमुक। अब देखो इसमें ना सेम चीज चल रही है कि भाई देखो लास्ट में जब मौर्यन वाले जो किंग है वो है बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ, इनको मारा इनके कमांडर ने जो कि थे ये एक मिनट क्या नाम था इनका, पुष्यभूति सुंगा, पुष्यमित्र सुंगा, ठीक है। पुष्यमित्र सुंगा जो है ये आपके बृहद्रथ को मार देते हैं, ठीक है, पुष्यमित्र सुंगा आ जाते हैं, ये इनके कमांडर थे। फिर जो पुष्यमित्र हैं इनको मारते हैं इनके कमांडर, ठीक है, मतलब इनको नहीं मारते हैं, देवभूति इनके लास्ट किंग थे। देवभूति को इनके कमांडर वासुदेव मार देते हैं। फिर वासुदेव को इनका एक आंध्रियन सर्वेंट है जो कि सुशर्म था, ठीक है, मतलब सुशर्म इनके वासुदेव की डायनेस्टी के लास्ट रूलर है, इनको इनका आंध्रियन सर्वेंट सीमुक मार देता है, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलो कितनी डायनेस्टीज में 1 2 3 4 चौथी डायनेस्टी तक यही चीज चली है कि हर किसी के कमांडर ने हर किसी को मार दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So the first question is, first Indian empire was established by कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त मौर्य। तो हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य सी, ठीक है।
आंसर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट एम्परर थे जो एक साथ लेकर आए स्मॉल फ्रेगमेंटेड किंगडम्स ऑफ द कंट्री को एंड उन्होंने कंबाइन किया उसको सिंगल लार्ज एम्पायर में। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर टू द एज ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज ईरान। ठीक है, ईरान तक इनका एम्पायर था। ये ही वाज वन हु फर्स्ट पॉलिटिकली इन यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया इंडिया का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एम्पायर वो स्टैब्लिश बाय विच रूलर इंडिया, अगेन चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसमें रिपीटेशन बहुत है तो मैं थोड़ा फास्टर आपको ऑप्शंस करवाऊंगी। ठीक है, ऑप्शन देख लो बस, अशोका, कनिष्का, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य, एंड इट्स अ एक्सप्लेनेशन सेम। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी, गुप्ता, वर्धना, मौर्य, कुशाण। हमें पता है मौर्य पहले आए थे। इन ऑप्शंस में से मौर्य डायनेस्टी इंडिया की ओल्डेस्ट डायनेस्टी है क्योंकि उसने 321 बीसी से 184 बीसी तक रूल किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको स्टैब्लिश किया। आफ्टरवर्ड्स कुशाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और वर्धना डायनेस्टी जो है ये एंशिएंट इंडिया को रूल करती हैं 275 से 550 सीई। देन चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ भाष, विशाखादत्त, सुद्रक या फिर अश्वघोष। तो हमने पढ़ा था विशाखादत्त ने इनके बारे में लिखा था। मुद्रक राक्षस जो है ऑथर करते हैं मतलब मुद्रक राक्षस ऑथर करी गई है विशाखादत्त के द्वारा। इसमें वेरियस इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के रीन के बारे में। धुंधीराज ने एक कमेंट्री लिखा है मुद्रक राक्षस पे। इस ड्रामा में चंद्रगुप्त को नंदराज का बेटा बताया गया है। ये चंद्रगुप्त को डिपिक्ट करती है वृषाल एंड कुलहीन। ठीक है, नेक्स्ट इज हु रिकॉग्नाइज चंद्रकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रकोटस किसने बोला चंद्रगुप्त मौर्य को? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो ये थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले स्कॉलर थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया चंद्रकोटस को एज चंद्रगुप्त मौर्य। एरियन एंड प्लूटार्क आल्सो डिस्क्राइब्ड हिम एज अंड्रोकोटस। ठीक है, तो बस ये नाम ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट इज who of the following mentions about the meeting of चंद्रकोटस चंद्रगुप्त मौर्य with Alexander the Great। तो किसने इनकी मीटिंग के बारे में बताया है? प्लीनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो ये बताया है जस्टिन ने। जस्टिन एक ग्रीक राइटर थे, डिस्क्राइब करते हैं मीटिंग ऑफ चंद्रकोटस एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। फिर हु वॉज कॉल्ड एज चंद्रकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। तो हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2 एंड समुद्रगुप्त। देखो ये तीनों नाम एक जैसे लिख दिए हैं तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। ये वाले जो गुप्ता डायनेस्टी रूलर्स हैं इनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, फिर कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर था किसका? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य या किंग जनक। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये जब सेम नेम दे दिया थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, फिर कौटिल्य एक अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन रखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। इनको विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी था यूनाइटेड इंडियन एम्पायर का एज एम्परर, कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व करते हैं, एडवाइजर एंड चीफ प्रीस्ट की तरह। ही वॉज द पायनियर स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड उनको इनकी फेमस बुक अर्थशास्त्र के लिए भी जाना जाता है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स जो कि पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। देन नेक्स्ट इज by which name was चाणक्य known in his childhood। चाणक्य को इनके चाइल्डहुड में किस नाम से जाना जाता था? अजय, विष्णुगुप्त, चाणक्य या दियोगुप्ता। तो ये है विष्णुगुप्ता। देन नेक्स्ट इज सेज चनक gave his son the name चाणक्य। ठीक है, चनक ने अपने बच्चे को नाम दिया चाणक्य का। द एंशंट अर्थशास्त्र हैड बीन ट्रेडिशनली अट्रीब्यूटेड टू चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य को अट्रीब्यूट की जाती है बाय नंबर ऑफ स्कॉलर्स। अर्थशास्त्र आइडेंटिफाई करता है अपने ऑथर को बाय द नेम ऑफ कौटिल्य एक्सेप्ट फॉर वन वर्स जहां पे उसको विष्णुगुप्त के नाम से भी लिखा गया है। इन द क्वेश्चन चाणक्य का चाइल्डहुड का नेम पूछा गया है तो इन ऑप्शंस में से विष्णुगुप्त जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखो चाणक्य भी दिया है, विष्णुगुप्त भी दिया है, तो आप याद कर लो कि विष्णुगुप्त इज द आंसर। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन में एक लाइन और है, देखो। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर ट्रोबमैन, चाणक्य या कौटिल्य इज प्रिज्यूमेबली द नेम ऑफ द ऑथर्स गोत्रिया क्लैन। ठीक है, उनका कहना है कि उनका गोत्रिया क्लैन का जो है नेम है। फिर अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखादत्त। तो इट इज विष्णुगुप्त। नेक्स्ट इज ऑथर ऑफ कौटिल्य इज प्ले अबाउट ऑथर बोल रही हूँ, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य या बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें बेसिकली बुक है जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पे लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज द ट्रेटाइज। ठीक है, ओके
सॉरी अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, ये ट्रेटाइज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग मौर्यन या मोनार्क किंगडम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेसिकली ना मौर्य या मोनार्क किंगडम जो था इनका, उस टाइम पे जो पॉलिटी थी उसके बारे में लिखी गई है। जो सप्तांग थ्योरी है स्टेट की, वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस की गई थी। इसमें क्या था, सप्तांग थ्योरी लिखी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंक्लूड किया गया था 7 एलिमेंट होते हैं स्टेट के, ठीक है। उसमें से कौन कौन सी चीजें कि पहले होता है किंग या स्वामी, फिर होता है मिनिस्टर या अमात्य, फिर उसकी टेरिटरी या जनपद, फिर होता है उसका फोर्ट या दुर्ग, फिर उसकी ट्रेजरी या कोस्ट, फिर उसकी आर्मी या दंड, अलाइस या मित्र, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना, ये ऑर्डर भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। अर्थशास्त्र हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन और अग्रारियन सिस्टम के बारे में। देन नेक्स्ट इज कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक बुक है जो कि इकोनॉमिक रिलेशंस पे है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट पे है, फॉरेन पॉलिसी, वेल्थ अक्यूमुलेशन या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। देखो इसमें से जितनी चीजें लिखी हैं वो गलत है ना, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना। तो इसमें क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, अग्रारियन सिस्टम, और फिर यहाँ पे देखो ये भी लिखा था सप्तांग थ्योरी, पॉलिटी, ये सब के बारे में दिया है। तो यहाँ पे ये सब तो नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक रिलेशन, वेल्थ अक्यूमुलेशन, ये सब तो नहीं है। तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। Which one of the following is the 7th part of the state according to सप्तांग थ्योरी? तो आपने 7th पार्ट में क्या पढ़ा, मित्र, अलाइस पढ़े, ठीक है। जनपद, दुर्ग, कोश, ये तो उससे पहले दिए हुए थे। सप्तांग थ्योरी के हिसाब से मित्र या अलाय जो होता है 7th पार्ट है। अलाय एक ईयर ऑफ द स्टेट के तरीके से होता है। अलाइज जो होते हैं किंग के असिस्ट करते हैं उसको पीस एंड वॉर में। इस कॉन्टेक्स्ट में कौटिल्य डिफरेंशिएट करता है बिटवीन आइडियलिस्टिक एंड फेक अलाइज। नेचुरल इज बेटर देन आर्टिफिशियल। एनी किंग जिसका फ्रेंड ग्रीडी है, प्रूरियंट है, कोवार्ड है, रियून इज इनएविटेबल, ठीक है। फिर उसके बाद में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो डील करता है विद द एस्पेक्ट ऑफ, तो इसने बोला इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल पॉलिसी, सोशल लाइफ। हमें पता है पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में कि अर्थशास्त्र एक वाइड रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में। दिस इज द यूनिक सागा ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मैकियावली? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामासूत्र, त्रियुवलुवर का तिरुकुरल, ठीक है। सो आंसर इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र को हम प्रिंस ऑफ मैकियावली से कंपेयर कर सकते हैं। अर्थशास्त्र यूनिक बुक है पॉलिटिकल साइंस का जो कि हम प्रिंस ऑफ मैकियावेली से कंपेयर करते हैं, द ग्रेट इटालियन थिंकर। देन नेक्स्ट इज डेमाकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या कनिष्क? किनके टाइम पे आए थे? हमें पता है बिंदुसार के टाइम पे आए थे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, सीरियन किंग एंटियोकस सॉटर सेंट हिज एम्बेसडर डेमाकस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। स्ट्रैबो ने मतलब स्ट्रैबो के हिसाब से बोला गया सीरियन किंग एंटियोकस ने अपना एम्बेसडर डेमाकस जो था उसको बिंदुसार के कोर्ट में भेजा और उसने मेगास्थनीज को रिप्लेस किया था। देन नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त का जो पैलेस है सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ ब्रिक, वुड, स्टोन या क्ले? तो हमें पता है ये वुड का बना हुआ था। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो हैं मॉडर्न पीरियड के वो डिस्कवर हुए हैं बुलंदी बाग में एंड कुम्भराहार में नियर पटना, एंशिएंट पाटलिपुत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि रिमेन्स जो है मॉडर्न पीरियड के वो कहाँ से डिस्कवर हुए हैं? बुलंदी बाग से हुए हैं, कुम्भराहार से, पटना के पास में। इट इज नोन दैट जो पैलेस है चंद्रगुप्त मौर्य का वो वुड का बनाया हुआ था। जो एक्सकवेशन हुई थी डीबी स्पूनर के द्वारा हुई थी। रिमेन्स जो है सिटी वॉल के फ्रॉम बुलंदी बाग एंड रिमेन्स जो है पैलेस के फ्रॉम कुम्भराहार वो एक्सकवेशन के टाइम पे मिले हैं। देन नेक्स्ट इज रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी? हमें कुम्भराहार साइट से मिले हैं। वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रीवस्ती। तुम्हें पता है पाटलिपुत्र के रिमेन्स थे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बुलंदी बाग एंशिएंट साइट था किसका? कपिलवस्तु, वैशाली, पाटलिपुत्र या वाराणसी? तो ये है पाटलिपुत्र। हु अमंग्स द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स डिड कॉन्क्वर द डेक्कन? डेक्कन को कॉन्क्वर किसने किया था? अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या कुणाल? तो ये थे चंद्रगुप्त, ठीक है। जहां पे कॉन्क्वर करने वाली चीज है ना वो थोड़ा ढंग से याद रखना क्योंकि वहां पे जाके सब एक जैसा लगेगा देखने में। जो कि फाउंडर थे मॉडर्न डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य कन्क्योर करते हैं डेक्कन प्लेटू को। जैन एंड तमिल सोर्सेज इंस्क्रिप्शंस जो हमें बहुत सारे साइट ऑफ सदर्न इंडिया में मिली हैं वो प्रूव करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया था डेक्कन में, डेक्कन ट्रैप्स में। इंस्क्रिप्शंस जो है अशोका के वो भी हमें बहुत सारे साइट से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिले हैं बट वो कन्कर्ड करते हैं कलिंग को ही सिर्फ। इस सिचुएशन में चंद्रगुप्त जो है उनको हम क्रेडिट देते हैं डेक्कन की विक्ट्री का, या विक्ट्री ऑफ बिंदुसार जो है वो डाउटफुल है एंड हिस्ट्री नेवर रिमेंबर्ड हिम एज विक्टर, ठीक है। उसको विक्टर के फॉर्म में नहीं याद किया जाता। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट किंग टू कॉन्क्योर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र? पहला किंग कौन था जिसने कॉन्क्योर किया मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र को? हर्ष, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मालवा भी कॉन्क्योर किया, गुजरात भी और महाराष्ट्र भी। नेक्स्ट देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हैड
टेकन प्रॉपर शेप इन द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अर्ली जो विक्टरीज है चंद्रगुप्त मौर्य की वो स्ट्रेच करती हैं उसकी बाउंड्रीज को फ्रॉम बियास टू इंडस रिवर। इंस्क्रिप्शंस जो है रुद्रदमन के वो उनकी सॉवरेनिटी वेस्टर्न इंडिया पे प्रूव करते हैं। जो यूनिफाइड मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड करता है फ्रॉम बंगाल एंड आसाम इन द ईस्ट टू मॉडर्न डे अफगानिस्तान इन द वेस्ट। ठीक है, तो यूनिफाइड मौर्यन एम्पायर बंगाल और आसाम से लेके ईस्ट में, मॉडर्न डे अफगानिस्तान तक था वेस्ट में, टू कश्मीर इन दी कश्मीर एंड नेपाल नॉर्थ में, डेक्कन प्लेटू इन दी साउथ। तो पूरा एक्सटेंट बताया कहां से कहां तक था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो कि प्रूफ करता है कि चंद्रगुप्त का स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया था, तो वो कलिंग रॉक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका से, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन या सोपारा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका से, कि इनका वेस्टर्न इंडिया में भी एक तरीके से दबदबा था। तो ये है सी इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। ठीक है, हमने पढ़ा भी था डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में कि जो डिस्क्रिप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन डैम का मॉडर्न प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा, वो जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शंस में मिला है रुद्रदमन के, जो क्लियरली ये प्रूव करता है कि ये वेस्टर्न पार्ट जो था इंडिया का वो कभी मौर्यन एम्पायर के हिस्से में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द करदमक शद्रप्स जो थे क्षत्रपास इशू किए गए थे एंड वेरी रेयर कॉइन्स थे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल में आपने इनको इशू किया था, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम या गोल्ड। तो ये थे कॉपर। ठीक है, करदमाक रूलर कॉइनेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। पहली थी सिल्वर कॉइन्स विच वर क्वाइट फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द क्षत्रपास रूल में, तो पहले सिल्वर कॉइन्स इशू करे गए थे। ठीक है, ये क्षत्रपास रूल में बहुत ही फ्रीक्वेंट थे। सेकंड जो थे वो प्लैटिनम कॉइन्स थे। करदमाक रूलर चस्ताना ने सिल्वर कॉपर दोनों के कॉइन इशू किए थे। क्वेश्चन पूछ रहा रेयर कॉइन के बारे में, देखो क्वेश्चन थोड़ा समझो। उसने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल द करदमाक क्षत्रपास इशूड एंड वेरी रेयर कॉइन्स थे वो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कॉपर, क्योंकि ये बहुत ही रेयर था उस टाइम पे। सिल्वर और जो इसने प्लैटिनम की बात की वो ज्यादा था उस टाइम। नेक्स्ट देखिए, दैट गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य प्रूव्ड बाय, ये किस चीज से प्रूव होता है, ग्रीक अकाउंट, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रदमन के, जैन ट्रेडिशन, पिलर एडिक्ट जो 2 था अशोका का उससे, तो अभी पढ़ा हमने बी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलेकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। कौन से इंडियन किंग ने डिफीट किया सेलेकस को, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर था सिंध और अफगानिस्तान का, जो अपॉइंट किया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है उन्होंने डिफीट किया सेलेकस को। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते हैं इन्वेडर जो था, इन्वेडर आर्मी सेलेकस की जो आई 305 बीसी में। सेलेकस गवर्नर था ईस्टर्न मैसेडोनियन एम्पायर का। फिर बताया गया है कौन से ईयर में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेकस को डिफीट किया था, 317 बीसी, 305, 315, 300। तो अभी पढ़ा आपने 305 बीसी। नेक्स्ट देखिए, मैच दिया हुआ है लिस्ट 1 लिस्ट 2 का। यहाँ पे समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रेरी किंग्स का नाम दिया और उनके किंगडम दिए, आपको मैच करके बताना है। ठीक है, तो सीधा आंसर देखते हैं प्लीज। देखिए, धनंजय ये थे कुशलपुरा के किंग, नीलराज ये थे अवमुक्त के, उग्रसेन ये थे पालक के किंग, और फिर थे विष्णुगोपा ये थे कांची के किंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस याद है अपना, बार बार लिख के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको मैप दिया गया है। अब मैप का एक्सटेंट देखो, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से आ रहा है थोड़ा सा, बस ये इधर नीचे एक्सट्रीम साउथ छोड़ करके, और यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सट्रीम ईस्ट छोड़ करके बाकी पूरा रीजन कवर्ड है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये मैप जो है किस चीज से रिलेट करता है। बोल रहे हैं कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, समुद्रगुप्ता आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन, अशोका टुवर्ड्स क्लोज ऑफ हिज रीन, या एम्पायर ऑफ थानेश्वर ऑन द ईव ऑफ हर्षाज एक्सेशन। तो ये है अशोका जब इनका रीन ऑलमोस्ट खत्म होने में था, कि इनके पास ये सारी जगह जो थी कन्फर हो रखी थी। ये जो गिवन मैप है अशोका से रिलेटेड है। अशोका का जो रॉक एंड पिलर एडिक्ट है वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है इनके एम्पायर के बारे में। जो होल इंडिया है वो अशोका के किंगडम में आया, एक्सेप्ट आसाम एंड कुछ जो सदर्न पार्ट्स थे इंडिया के। नेक्स्ट इज हु स्टैब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिपल बेसिस ऑफ लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन। ठीक है, किसने राजधर्म जो था वो स्टैब्लिश किया था इन तीनों चीजों के बेसिस पे, अशोक, रंजीत सिंह, अकबर या शिवाजी। तो ये थे अशोक। देन नेक्स्ट इज अशोका अनाउंस करते हैं द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल धम्म नीति, जो फॉलो की गई थी इनके पीपल्स के द्वारा इजीली। अशोका को जो धम्म है वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, विच वर नॉट रिलेटेड टू एनी कम्युनिटी, बट वो डिक्लेयर करे गए थे वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए। देन लॉन्गैनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपैशन इसके ट्रिपल बेसिस थे, ट्रिप्लेक्स बेसिस थे। नेक्स्ट इज विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अशोकन एम्पायर। अशोका के एम्पायर में कौन सी टेरिटरी हिस्सा नहीं थी, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। तो हमें पता है श्रीलंका नहीं था।
So the answer says Sri Lanka was not a part of Ashokan territory. The second inscription अशोका का क्लैरिफाई करता है कि चोला, पांड्या, सत्यापुट, केरला पुट एंड ताम्रपानी श्रीलंका ये पार्ट नहीं थे मौर्य के रीन के. दैट इज वाई दे वर कॉल्ड एन एज स्टेट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. अशोका जो है वो अवनी महाजनपद को जीत जाते हैं एंड मर्ज करते हैं इन द मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल. व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर टू? तो अशोका जो है अवंती महाजनपद को जीत गए, उन्होंने उसको मौर्यन एम्पायर में जो मर्ज कर दिया बिंदुसार के रूल में. तो व्हाट डज इट रेफर टू, व्हाट टेक्स्ट डज इट रेफर टू? ठीक है, कौन सा टेक्स्ट की बात हो रही है? सामंत पसादिका ऑफ बुद्ध घोष, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अष्टाध्यायी ऑफ पनिनी, महाभाष्य ऑफ पतंजलि. तो ये सामंत जो पसादिका है बुद्ध घोष की, उसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे बोला है कि अशोका ने अवंती जीता, ठीक है, एंड उसको मौर्यन एम्पायर जो बिंदुसार के टाइम पे रूल कर रहे थे उस टाइम में इन्होंने उसको जोड़ दिया, और ये सामंत पसादिका में जो बुद्ध घोष ने लिखी है उसमें दिया गया है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स? कौन से इंस्क्रिप्शन में साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बात हुई है? थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट या फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन? तो आप पढ़ के आए हो, ये था आपका सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 14 मेजर रॉक एडिक्ट है. अशोकन एडिक्ट जो है, मेजर रॉक एडिक्ट 2 जो है वो प्रेजेंस बताता है पांड्या, सत्यापुट, केरला पुट एंड ताम्रपानी किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया की. देन जो इंडिया का पहला हॉस्पिटल हर्बल गार्डन था वो किसने बनाया था? अशोका, लॉर्ड महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य या धनवंतरी? तो ये अशोका ने बनाया था. अशोका ने पहला हॉस्पिटल और पहला हर्बल गार्डन बनाया इंडिया में. इन्होंने हॉस्पिटल्स, पब्लिक गार्डन्स, गार्डन्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स फाउंड किए थे. ही आल्सो ऑर्गेनाइज्ड डिगिंग ऑफ वेल्स एंड प्लांटिंग ऑफ अ ट्री शेड्स के लिए, एंड क्रिएट किया मिनिस्ट्री फॉर द केयर ऑफ एबोरिजिनीज एंड सब्जेक्ट रेसेस ऑफ इंडिया. देन आगे दिया है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट लीव बिलीफ इन हिंदुइज्म. वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट ये कहाँ से आता है? पिलग्रिम्स, बिलीफ इन मोक्ष, एपिथेट ऑफ देवनाम प्रिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेटरनरी हॉस्पिटल. तो ये है सी, एपिथेट ऑफ देवनाम प्रिया से आता है कि इन्होंने वैलिडेशन जो है, मतलब बताता है ये कि इनका हिंदुइज्म का बिलीफ भी खत्म नहीं हुआ था. जो कोरोनेशन है अशोक का वो 269 बीसी में हुआ था. इनको देवनाम प्रिया कहा जाता था. देवनाम प्रिय दर्शनी भी इनके इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, जिसका मतलब है बिलव्ड ऑफ गॉड्स या हैंडसम बाय लुक्स. ये इंडिकेट करता है कि इनका हिंदू रीजन में बिलीफ था. Then which of the following sources mention the occurrence of third Buddhist council during the reign of Ashoka? ठीक है, इसमें से कौन से जो बेसिकली सोर्सेज है वो मेंशन करते हैं कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो है अकरेंस हुआ था? तो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, दीपवंसा, महावंसा या दिव्य वादन? आंसर इज 2 and 3. मतलब दीपवंसा और महावंसा से पता चलता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पे हुई थी. सो अकॉर्डिंग टू सिन्हालिस फोकलोर, दीपवंसा एंड महावंसा जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोका के रीन में. चेयरपर्सन जो है इस बुद्धिस्ट काउंसिल के वो थे मोगालीपुट तीस, जो कि फेमस बुद्धिस्ट मेंडिकेंट थे. फिर नेक्स्ट देखिए, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, कहाँ हुआ था ये? मगध, समस्तीपुर, पाटलिपुत्र, राजगिरा. तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में. नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स विद द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. जो फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स थे वो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे. कौन कौन? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो आंसर है डी, 2 and 4. ठीक है, 2 and 4 का यहाँ पे मतलब है अशोका और दशरथ, ये जो थे दोनों बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना. अशोका और उसका जो ग्रैंडसन दशरथ है वो फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के. दशरथ ने भी टाइटल अडॉप्ट किया देवनाम का एज हिज ग्रैंडफादर अशोक. फिर है राजुका जो थे. राजुका कौन थे? ट्रेडर्स इन द चोला किंगडम, ऑफिसर्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूडल लॉर्ड्स इन द गुप्ता एम्पायर, सोल्जर्स इन द साका आर्मी. तो ये ऑफिसर्स थे जो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में थे, राजुकास. ठीक है, राजुका ऑफिशियल्स जो है इनके बारे में एडिक्ट जो है अशोका के उसमें मेंशन किया गया है. राजुका कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स थे रूरल एरियाज में जो सर्वेयर का काम करते थे. इनके पास जुडिशियल फंक्शंस भी थे और असेसमेंट ड्यूटीज भी थी. फिर सार्थवाह कौन थे? ब्रोकर, मनी लेंडर, कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स या पिलग्रिम्स? तो ये कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स थे. कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स को सार्थवाह कहा जाता है, जो कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने डिस्क्राइब किया है. Then which one of the following officials was not a part of the मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? इसमें से कौन से ऑफिशियल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं थे? अग्रहारिका, प्रदेशिका, युक्ता या राजुका? तो इसमें अग्रहारिका नहीं थे. बाकी सबके बारे में हमने पढ़ा है. यहाँ पे दिया कुछ नेम्स हैं ऑफिशियल के
जो कि हमें मिले हैं एडिक्ट से अशोका के। इनके थर्ड एडिक्ट में 3 ऑफिसर्स के बारे में लिखा है। युक्त जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राजुका जो कि कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स थे रूरल एरिया में जो सर्वेयर का काम करते थे, प्रदेशिका जो कि टॉप ऑफिशियल थे डिवीजन के, जिनको आप मॉडर्न डे कमिश्नर से कंपेयर कर सकते हो और वो जुडिशियल वर्क को भी परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट इज 41 क्वेश्चन। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्क। ठीक है, तो ये थे अशोक। सारनाथ पिलर कंस्ट्रक्ट किया गया था अशोक के द्वारा। ऑन द टॉप ऑफ दिस पिलर जो शेप है लायन का वो बिल्ड किया गया है, जो कि सिंबल है पावर का। ये जो रेप्लिका है ये इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है एज इट्स नेशनल साइन। ये जो पिलर्स है बेस्ट एग्जांपल है मॉडर्न आर्किटेक्चर के। जितने भी कॉलम्स है मॉडर्न एरा के वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं फ्रॉम सैंडस्टोन्स ऑफ चूनार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बेस्ट स्तूपा। सबसे बेस्ट स्तूपा किसको कंसीडर करते हैं? अमरावती, सांची, बरहूत या सांची, सॉरी सारनाथ। तो ये है सांची। नेक्स्ट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर जो स्तूपा है सांची का वो कंसीडर किया जाता है बेस्ट। ओके, सांची इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ये जो स्तूपा है ये अशोका के द्वारा बनाया गया था। ये फेमस है अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स एंड पिलर्स जो कि डेट बैक किए जा सकते हैं टू 3rd सेंचुरी बीसी। ये जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। जो स्तूपा है बरहूत का वो सिचुएटेड है सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में। सांची एंड बरहूत स्तूपास को डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अमरावती स्तूपा located है on the right bank of Krishna River in the Guntur district of Andhra Pradesh. Then Lord Mackenzie traced this stupa 1797 में। धामेक स्तूपा ऑफ वाराणसी ये रिलेटेड है विद गुप्ता पीरियड। ये जो स्तूपा है वो डिजाइन करा गया है ऑन द फ्लैट सर्फेस ऑफ द रथलेस प्लेन। देन हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा। किसने कंस्ट्रक्ट किया था सांची स्तूपा को? सो ऑप्शंस आर बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र। तो अशोक ने सांची स्तूपा को बनवाया था। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा? अगेन अशोक। ऑप्शंस है चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, कौटिल्य। देन द नेक्स्ट वन इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 यू हैव टू मैच। देयर इज अ प्लेस, यहाँ पे मॉन्यूमेंटल रूइंस दिए गए हैं उनके। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रवस्ती, धामेक स्तूपा, घोषी, तरामा मोनेस्ट्री, रानाभर स्तूपा एंड साहित माहित। ठीक है, अब देखो आप धामेक स्तूपा के बारे में अभी ऊपर पढ़कर आए थे। सो लेट्स सी द आंसर। कौशाम्बी में है घोसी तरामा मोनेस्ट्री। देन कुशीनगर में है रानाभर स्तूपा। सारनाथ में है धामेक स्तूपा। श्रवस्ती में है साहित माहित। ठीक है, तो सारनाथ का तो याद कर ही लो, धामेक स्तूपा इज इन सारनाथ, फिर श्रवस्ती में साहित माहित। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल। वाराणसी को सेकंड कैपिटल किसने बनाया था? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद और शिशुनाग। ठीक है, यहाँ पे एस्टेरिक दिया है मतलब आंसर में कुछ झोल है। लेट्स सी, देखिए ऑप्शन दिया गया है मतलब आंसर दिया है। वाराणसी वाज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद 6th सेंचुरी बीसी में। बिंदुसार जो कि रूलर थे हरियांक डायनेस्टी के, गॉट काशी एज डाउरी। ठीक है, बाय मैरिंग महाकौशल जो कि सिस्टर थी कौशल किंग प्रसन्नजीत की। लेटर जब शिशुनाग ने ग्रीवराज को उसका कैपिटल बनाया, शिशुनाग मेड वैशाली हिज सेकंड कैपिटल। At that time, he appointed his son as the deputy king of Varanasi. ठीक है, तो वो deputed king बने वाराणसी के। So it's not clear who made Varanasi his second capital, कि वाराणसी को second capital किसने बनाया। So it's noteworthy कि UPPCS ने ऑप्शन डी को कंसिडर किया गया एज करेक्ट आंसर। तो आप बस यहाँ से डी ऑप्शन याद कर लो, ज्यादा कुछ नहीं। ये ध्यान रख लो कि वाराणसी को सेकंड कैपिटल शिशुनाग ने बनाया है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Then in the course of pilgrimage, Emperor Ashoka visited the following places. Which route did he follow? Select the correct answer from the codes given below. आपको रूट बताना है। गया, कुशीनगर, सारनाथ, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, श्रवस्ती। सो आंसर देखते हैं सीधा, डी है आंसर। 4 मतलब कि पहले वो लुम्बिनी गए, 2 फिर वो कपिलवस्तु गए, 1 फिर वो गया गए, 5 फिर वो सारनाथ गए, 3 उसके बाद में वो कुशीनगर गए एंड 6 लास्ट में श्रवस्ती गए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट आई गेस याद कर लो, काम चल जाना चाहिए। फर्स्ट इज लुम्बिनी। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 प्लेसेस हैं, तो फर्स्ट इज लुम्बिनी एंड 6th इज श्रवस्ती। ठीक है, ये बस याद रख लो आप यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब देखिए इसमें आंसर क्या दिया है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द बुद्धिस्ट रिलीजन, अशोका स्टॉप्ड हंटिंग एंड स्टार्ट किया पिलग्रिमेज ट्रिप्स को उन्होंने।
ही वॉन्टेड टू सॉरी ही वेंट टू बोध गया आफ्टर 10 years ऑफ हिज कोरोनेशन, ठीक है, बोध गया गए वो 10 साल अपने कोरोनेशन के बाद में, एंड मतलब 10 साल के बाद, एंड रुमिंदई आफ्टर 20 years। हिस्टोरियन विंसेंट अर्थर स्मिथ हैज प्लेस्ड धम्मा वॉयज, इन्होंने धम्म यात्रा जो है प्लेस किया अशोका का, विद उपगुप्ता हिज बुक इंडियन लेजेंड्स ऑफ अशोका, ये हिस्टोरिकल फैक्ट पे बेस्ड है इन द फॉलोइंग ऑर्डर कि वो लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए, बोध गया गए, सारनाथ गए, कुशीनगर, श्रीवस्ती गए, ठीक है। LKBSKS, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो कि LKBSKS, ठीक है, इस तरीके से वो गए थे, छोटा सा एक निमोनिक से क्रिएट कर लो। देन लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, कौन सी लैंग्वेज को इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में इस्तेमाल करा गया है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? तो हमने पढ़ा था प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। देन आंसर देखिए, अशोकन इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब करते हैं हिस्ट्री ऑफ अशोका को प्रॉपर्ली। इंस्क्रिप्शन जो है वो डिवाइड हो सकता है 3 क्लासेस में, रॉक इंस्क्रिप्शन जिसको पेट्रोग्राफ कहते हैं, कॉलम इंस्क्रिप्शन, केव इंस्क्रिप्शन। रॉक इंस्क्रिप्शन जो है इस द ग्रुप ऑफ 14 वेरियस इंस्क्रिप्शंस जो कि 8 डिफरेंट जगहों पे हमें मिले हैं। सो द फर्स्ट इज शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगड़ा, येरागुडी एंड सोपारा। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ओनली 2 इंस्क्रिप्शंस थे जो कि शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा के थे, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। एक रूइंड इंस्क्रिप्शन है जो कि आरामिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है जो तक्षशिला से मिला है। देन शाराय कुना कंदाहर इंस्क्रिप्शन, ये बाइलिंगुअल है, ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट में लिखा गया है, वाइल वन एरामिक स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन का ये ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम लाघमन। देन नेक्स्ट इज which one of the following inscription is Ashokan inscription is in Kharoshti script? खालसी, ये कालसी होगा, खालसी लिखा है इन्होंने इसको। शाहबाजगढ़ी, गिरनार या मेरठ? तो हमें पता था, हमने शाहबाजगढ़ी पढ़ा है अभी, ठीक है। देन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन which was in which language, ठीक है, स्टोन का जो इंस्क्रिप्शन था अर्लीस्ट वो कौन सी लैंग्वेज में था? पाली, प्राकृत, संस्कृत या ब्राह्मी? तो इट इज इन प्राकृत। देन नेक्स्ट इज Ashokan inscriptions in northwestern part of the Mauryan Empire near Peshawar were in, तो जो Ashokan inscriptions हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है मौर्यन एम्पायर के पेशावर के पास, वो किस चीज में है? ब्राह्मी, देवनागरी, एरामिक या खरोष्टी? तो यह है खरोष्टी स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकन, ये प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ओनली 2 इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि शाहबाजगढ़ी और मनसेरा के हैं, खैबर पख्तून प्रोविंस के, पेशावर पाकिस्तान में, जो कि खरोष्टी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में लिखी हुई कौन सी स्क्रिप्ट थी? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा या नंद नगरी? तो हमें पता है यह है खरोष्टी। खरोष्टी स्क्रिप्ट एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है जो कि यूज करी गई थी एंशिएंट गंधार कल्चर ऑफ साउथ एशिया के द्वारा, प्राइमरीली मॉडर्न डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। खरोष्टी ये एक कर्सिव स्क्रिप्ट है जो राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है। देन नेक्स्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट was first deciphered by letters जो कि इंस्क्राइब करे गए थे स्टोन टैबलेट्स, पिलर्स, सील्स या कॉइन्स पे। तो ये स्टोन टैबलेट्स पे किए गए थे। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो फर्स्ट डिसाइफर की गई थी थ्रू द लेटर्स जो कि इंस्क्राइब किए गए थे स्टोन टैबलेट्स पे। सर जेम्स प्रिंसप फर्स्ट फिलोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अकम्प्लिश किया टास्क ऑफ डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो हमें याद रखना है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पहले डिसाइफर किया गया लेटर्स के थ्रू जो स्टोन टैबलेट्स पे इंस्क्राइब किए गए थे। फिर ये जेम्स प्रिंसप जो थे फर्स्ट फिलोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको डिसाइफर करने का काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ओके, 54th क्वेश्चन सेज द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स वाज, हमें पता है जेम्स प्रिंसप थे। ऑप्शन दिया है बोलर, रॉबर्ट सेबिल एंड कॉड्री गुटन। नेक्स्ट देखिए, अशोकन इंस्क्रिप्शंस वो फर्स्ट डिसाइफर्ड बाय अगेन जेम्स प्रिंसप। ऑप्शंस है विंसेंट स्मिथ, जॉर्ज बोलर, अहमद हसन दानी। Then again, who first deciphered the Brahmi script? A. Cunningham, Bowler, A.H. Thani, and James Prinsep. So it is James Prinsep. Next is, who was the first Britisher to study Ashokan edicts? John Tower, Charles Metcalfe, Harry Smith, James Prinsep. Again, James Prinsep. ठीक है. Then again, same question है. Who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? George Buller, Max Muller, James Prinsep, William Jones. So it is James Prinsep. Next is, pre-Ashokan Brahmi script was found at Nagarjun Konda, Brahmagiri, Anuradhapur, Maski. तो इट इज अनुराधापुर ही। तो ये प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात हो रही है।
प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमें अनुराधापुर से मिलता है, श्रीलंका। पिपारा, सौगुड़ा, महास्थान ये साइट्स हैं फ्रॉम वेयर जो एविडेंस है ऐसे स्क्रिप्ट का वो हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए, which one of the following script of ancient India was written from right to left? So we know it's खरोष्टी। ऑप्शन दिया ब्राह्मी, शारदा, नंदनगरी। तो यहाँ पे बोला खरोष्टी स्क्रिप्ट को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं एंशंट इंडिया में। इट इज मेनली द स्क्रिप्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो स्टडी है खरोष्टी पैलियोग्राफी की वो बिगैन करता है विद द डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, जो कि अकम्प्लिश किया गया था थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मेसॉन, प्रिंसेप, लाजेन, नॉरिस एंड कनिंगम। देन नेक्स्ट देखते हैं, the name by which Ashoka is referred to his inscriptions is चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति, धर्मदेव, प्रियदर्शनी। तो हमें पता है प्रियदर्शी लिखा गया था इनको। नेम जो है जिससे अशोका को रेफर किया जाता है उसकी इंस्क्रिप्शंस में वो है प्रियदर्शी, देवनाम पियादासी, जिसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। और ही हैज आल्सो बीन स्टेटेड एज अशोक वर्धन इन पुराण्स, ठीक है, उसको अशोक वर्धन बोला गया है पुराण्स में। Then next is which of the king has been mentioned as Piyadasi and Devanam Priya in inscriptions? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो हमें पता है अशोका को पियादासी या देवनाम प्रिय इनकी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है। Then which one of the following statement regarding Ashokan stone pillars is incorrect? अशोकन स्टोन पिलर के हिसाब से कौन सी चीज इनकरेक्ट है? ये हाईली पॉलिश्ड है, ये मोनोलिथिक है, शाफ्ट जो है वो टेपरिंग है शेप में, ये पार्ट्स है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के। तो इसने बोला इनकरेक्ट बताना है। देखो ये ठीक है, पॉलिश्ड है, मोनोलिथिक है, टेपरिंग है। ये गलत है कि पार्ट्स हैं आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के, क्योंकि वो पार्ट नहीं है, वो पिलर पूरा खुद ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया अशोकन स्टोन पिलर्स आर नॉट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बट दीज आर डिस्टिंक्ट स्कल्पचर्स। रेस्ट 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है इन रेफरेंस ऑफ अशोकन स्टोन पिलर्स। देन which one of the following edict mention the personal name of Ashoka? पर्सनल नेम अशोका का किसमें दिया है? कालसी, रुमिंदई, देन नेक्स्ट इज स्पेशल कलिंग अडिक्ट या मस्की। तो आंसर है मस्की में इनका नाम दिया गया है। अशोकन हिस्ट्री मेनली नोन है बाय हिज इंस्क्रिप्शंस। मोर देन 40 एडिक्ट्स जो है अशोक के एक्वायर्ड या प्रोक्योर्ड है। जो पर्सनल नेम है अशोक का वो गुर्जरा, मस्की, नेटूर और उदगोलम एडिक्ट्स में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, गुर्जरा, मस्की, नेटूर एंड उदगोलम। फिर नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस जो नेम है अशोका के वो मेंशन करे गए हैं? भाबरू एडिक्ट, रॉक एडिक्ट 13, रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की। तो हमें पता है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका? गुज्जरा, ब्रह्मगिरी, अहरौरा, सारनाथ। हमें पता है गुज्जरा में दिया गया है। देन नेक्स्ट देखिए, रुमिंदई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क बर्थ ऑफ बुद्धा, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, डिमाइस ऑफ बुद्धा। तो ये बर्थ ऑफ बुद्धा को मार्क करने के लिए रुमिंदई पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन को मार्क किया गया था, देन पुटअप किया गया था। अशोका विजिटेड लुम्बिनी 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन में टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जो पिलर है रुमिंदई में वो इरेक्ट किया गया था अलॉन्ग विद सम सेक्रेड स्टोन स्ट्रक्चर। ही कंडोन्ड द रिलीजियस टैक्स ऑफ लुम्बिनी, क्योंकि ये बर्थ प्लेस था बुद्धा का, और वहां पे रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू को भी रिड्यूस किया फ्रॉम 1/6 to 1/8। Then, which of the following is not correctly matched? कुमारगुप्त 1, पतिका, प्रभावती गुप्ता एंड समुद्रगुप्त। इनके सामने इनके बारे में इंस्क्रिप्शन दिया, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। कुमारगुप्त का मंदसौर इंस्क्रिप्शन, पतिका का तक्षशिला, प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त का एरन इंस्क्रिप्शन। तो सी इज रॉन्ग कि ये प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी इंस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहाँ पे बोला कि नो इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती गुप्ता has been found from the उदयगिरी केव, ठीक है, उदयगिरी केव से इनका कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है। बाकी के ऑप्शन ठीक है, तो आप बाकी के ऑप्शन याद कर लो कि कुमारगुप्ता का मंदसौर से मिला है, पतिका का तक्षशिला से मिला है, समुद्रगुप्त का एरन से मिला है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए आगे दिया है कि जो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट है इन विच द नेम ऑफ द अशोका इज मेंशन इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये है दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना। जो नेम है अशोका का वो गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट में दिया हुआ है, जो दतिया डिस्ट्रिक्ट में है एमपी में। इट वाज लेड एट द मेन रोड थ्रू उज्जैन टू भरूच, ठीक है, इसको मेन रोड पे लगाया गया था जो उज्जैन से भरूच जाता है। जो ओनली पिलर है जिसपे अशोका डिक्लेयर करते हैं खुद को एम्परर ऑफ मगध, वो कौन सा पिलर है? माइनर पिलर ऑफ मस्की, क्वीन पिलर, रुमिंदई पिलर, भाबरू पिलर। तो ध्यान रखना मगध का एम्परर बताया इन्होंने खुद को, वो भाबरू पिलर में बताया है। भाबरू इंस्क्रिप्शन ये प्रूव करता है कि अशोका बुद्धिस्ट थे। इन द सेम इंस्क्रिप्शन इन्होंने खुद को पियादासी राजा कहा है मगध का, जो कि किंग ऑफ मगध है। फिर नेक्स्ट इज कालसी फेमस है किस चीज के लिए? बुद्धिस्ट चैत्या, पर्शियन कॉइन्स, रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये है रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका के लिए कालसी फेमस है।
यहाँ पे बताया गया कि कालसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, ठीक है। तो आप याद रखना कि कालसी का अगर मैच आपको देगा तो आपको उत्तराखंड ध्यान रखना है, ठीक है। ये अशोकन रॉक एडिक्ट के लिए फेमस है। देन वेयर इन उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोका's रॉक एडिक्ट डिस्कवर। तो उत्तराखंड में कहाँ पे हमने जो कॉपी है एम्परर रॉक इसके अशोक की रॉक एडिक्ट की, वो हमें मिली है, डिस्कवर की है। नैनीताल, टेहरी, पौड़ी या कालसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट, तो हमें पता है ये हमें कालसी में मिली है। फिर नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ और स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रान्यू अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसे स्ट्रक्चरल इंस्क्रिप्शंस हैं, स्कल्पचर के इंस्क्रिप्शन, जहां पे रान्यू अशोक जो है किंग अशोक के बारे में स्टोन पोर्ट्रेट में मेंशन किया गया। तो ये है कंगनाहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ या सोहगढ़ा। तो ये है कंगनाहल्ली, ठीक है, ये यहाँ से याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर, कंगनाहल्ली बुद्धा स्तूपा जो है ये बैंक ऑफ भीमा रिवर पे गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक में। तो आपको जगह याद रखनी है, कंगनाहल्ली कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ पे एक स्टोन पोर्ट्रेट है अशोक का अलॉन्ग विद दिस क्वीन बिलो विच राण्य अशोका या किंग अशोका लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब करता है द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंग वॉर। किसमें विक्ट्री और जो इंजरीज है कलिंग वॉर की उनके बारे में बताया। रॉक एडिक्ट 1, 12, 2 या 13। तो हमें पता है 13th रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर से रिलेटेड कहानी दी हुई है। नेक्स्ट इज कलिंग वॉर एंड द विक्ट्री ओवर कलिंग वॉज द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ अशोका's reign। तो ये जो कलिंग वॉर था ग्रेटेस्ट इवेंट था इनके reign का। जो 13th रॉक एडिक्ट है वो प्रोवाइड करता है क्लियर एविडेंस कलिंग वॉर के बारे में। ये डिस्क्राइब करता है किंग पियादासी अशोका कि उन्होंने कॉन्क्वर किया कलिंग को 8 years आफ्टर इस कोरोनेशन। तो इसमें बताया गया है कि इनके कोरोनेशन के 8 साल बाद 261 BC में इन्होंने कलिंग को कॉन्क्वर किया। ही डिस्क्राइब्ड डीप रिमोर्स फॉर हैविंग कंकर्ड कलिंग ऑन दिस एडिक्ट, ठीक है। रिमोर्स काफी दिखाया है उन्होंने कि इन्होंने कंक्वर किया क्योंकि ब्लडशेड बहुत हुआ था। अकाउंट्स ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस बाय। तो हमें कलिंग वॉर के अकाउंट कहाँ से पता चलते हैं? रॉक एडिक्ट 13, रूमिन देपले इंस्क्रिप्शन, अकाउंट्स ऑफ यून सांग, माइनर रॉक एडिक्ट 1। तो हमें पता है 13th वाले से मालूम पड़ता है। Then which of the following Ashokan inscription is devoted to the principle of religious tolerance completely? कौन सा ऐसा अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो डिवोटेड है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के लिए completely? तो रॉक एडिक्ट 13, 12, पहले इंस्क्रिप्शन 7, भाबरू माइनर रॉक एडिक्ट। तो हमें पता है इट इज रॉक एडिक्ट 12, ठीक है, जो कंप्लीटली रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया गया है। जहाँ पे इन द 12th मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, यहाँ पे एक डेक्लेरेशन है रिलीजियस लॉन्गेनिमिटी का एंड ग्रोथ ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज का। फिर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। के इनमें से कौन सा रूलर जो है अपने सब्जेक्ट्स को एडवाइस करते हैं अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू कि हूसोएवर प्रेसेस हिज रिलीजियस सेक्ट या ब्लेम करता है अदर सेक्ट को आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट, ही रेदर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सीवियरली। कि वो क्या करते हैं कि उनका ग्लोरीफाई करने का व्यू है अपने सेक्ट को, बट वो दूसरे सेक्ट को बहुत सीवियरली इंजोर करते। तो ये किसने बोला? अशोका, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या कृष्णदेव राय, ठीक है। तो ये अशोका ने कहा था। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अशोका एक इंडिपेंडेंट एम्परर है मौर्य डायनेस्टी के, जिन्होंने ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रूल किया ड्यूरिंग 273 BCE 232 से 232 BCE। मेंशन स्टेटमेंट 12th मेजर रॉक एडिक्ट में मिलती है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ना रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है, जिसमें अशोका ने रिलीजियस हार्मनी के बारे में प्रीच किया है। फिर बोला गया है सेंट्रल पॉइंट अशोका के धम्म का क्या है? लॉयल्टी टू द किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेशन, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि देखो उन्होंने रिलीजियस टॉलरेशन के बारे में भी बताया, पीस एंड नॉन वायलेंस के बारे में भी बताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला कि अशोका की जो धम्म है ना वो प्राइमरीली पॉलिसी ऑफ पीस पे बेस्ड था, नॉन वायलेंस रिलीजियस टॉलरेशन पे बेस्ड था। तो 12th मेजर जो रॉक एडिक्ट था उसमें रिलीजियस लॉन्गेनिमिटी एंड ग्रोथ ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज के बारे में मेंशन किया गया है। हेंस एज पर द ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट, जो कि हमें संगम किंगडम के बारे में बताता है, वो इंक्लूड करता है रॉक एडिक्ट। तो कौन से रॉक एडिक्ट में बताया गया है संगम किंगडम्स के बारे में? 1 and 10, 1 and 11, 2nd and 13, 2nd and 14। तो 2nd and 13 में बताया गया है जो रॉक एडिक्ट है 2nd and 13 ऑफ अशोका, ये हमें संगम किंगडम ऑफ चोला, पांड्या, सत्यापुट, केरलापुट अलॉन्ग विद तामरापानी श्रीलंका के बारे में बताते हैं। Which one of the following South kingdoms is not mentioned in the Ashokan inscription? South kingdoms जो थे उसमें से कौन से किंगडम अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किए गए? चोला, सत्यापुट, पांड्या, सातवाहना। हमें पता सातवाहना के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। With reference to सातवाहना rulers, which of the following statement is are true? यहाँ पे बोला गया है
कि देखिए सातवाहना किंग्स ये नर्चर्स थे प्राकृत लैंग्वेज के, पब्लिक एस्पेक्ट जो है आर्ट्स का गॉट मोर एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड, ठीक है। अब इसमें आंसर देखिए, बी इज द आंसर कि दोनों ही ठीक है कि ये नर्चर कर रहे थे प्राकृत लैंग्वेज को और जो पब्लिक एस्पेक्ट है आर्ट का उसको ज्यादा एनकरेजमेंट मिला सातवाहना पीरियड में। देन द आंसर सेज सातवाहना रूलर्स पैटर्नाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत, तो प्राकृत को इन्होंने संस्कृत से ज्यादा पैटर्नाइज किया। जो पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शंस थे वो भी कुछ लाइट थ्रो करते हैं ऑन द रेयर यूज ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ऑल्सो जो पब्लिक एस्पेक्ट है आर्ट्स का उसको मोर एनकरेजमेंट मिलता है सातवाहना पीरियड के टाइम पे। एग्जाम्पल्स जो हैं आर्किटेक्चर के और स्कल्पचर्स के वो सातवाहना एरा से मिलते हैं और वो एसोसिएटेड है विद बुद्धिज्म। देन which one of the following inscriptions of Ashoka bans animal sacrifice on certain festive gathering that probably included a ban on animal killing as well। तो यहाँ पे बोला गया कि इनमें से कौन सा जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का वो एनिमल सैक्रिफाइस को बैन करता है सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग पे, जिसमें एक बैन भी इंक्लूड करा गया एनिमल किलिंग के बारे में। रॉकेडिक्ट 1, रॉकेडिक्ट 9, रॉकेडिक्ट 5, रॉकेडिक्ट 11, तो इट इज रॉकेडिक्ट 5, ठीक है, जिसमें बैन की बात की गई है एनिमल किलिंग पे। इन द फर्स्ट रॉक एडिक्ट अशोका इंस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे कोई भी लिविंग बींग्स को स्लॉटर नहीं किया जाएगा या फिर सैक्रिफाइस में ऑफर नहीं किया जाएगा। फॉर्मरली किचन में जो किंग पियादासी की किचन थी उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स को हर दिन मीट के लिए मारा जाता था। बट नाउ विद द राइटिंग ऑफ धम एडिक्ट जो उन्होंने लिखा, सिर्फ 3 क्रिएचर्स, 2 पिकॉक एक डियर को मारा गया था, आउट ऑफ विच डियर इज नॉट ऑलवेज किल्ड एंड इन फ्यूचर नॉट इवन ये जो 3 क्रिएचर्स थे उनको मारा गया। बट एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी मोस्ट सूटेबल है। तो अकॉर्डिंग टू 5th पिलर एडिक्ट किंग अशोका ये कहते हैं कि आफ्टर अनॉइंटेड 26 ईयर जो फॉलोइंग एनिमल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एल मिसिंग है, तो ये डिक्लेयर करे गए थे कि ये इनवायलेबल थे, जैसे कि पैरट्स, मैनाज, अरुणमास, रेडिगीस, कि ये जो फिश है इनवायलेबल थी एंड मस्ट बी सोल्ड ऑन द 3 चतुर्मासीज एंड ऑन द तिश्य फुल मून फॉर 3 days एंड ऑन एवरी फास्ट डे। तो उन्होंने बताया था कि भाई ये इनवाइलेबल और ये एक पर्टिकुलर डे पे ही जो आप इन्हें सोल्ड कर सकते हो, मतलब नॉट टू बी सोल्ड, ठीक है, इन पे आप नहीं सोल्ड कर सकते हो। टॉलेमी फिलाडेल्फस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन अशोका के साथ में, वो कहाँ का किंग था? सायरन, मैसिडोनिया, इजिप्ट या सीरिया? तो इट इज ऑफ इजिप्ट। फिर नेक्स्ट इज 13th इंस्क्रिप्शन अशोका का प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन दैट ही हैड अ कोर्डल रिलेशन 5 यावन किंग्स के साथ में, नेमली Antiochus, 2 Theos and the ruler of Syria, Turmaya और Turamaya, Ptolemy II Philadelphus, ruler of Egypt, Antakini और Anikini, Antigonus Gonatas, ruler of Macedonia, Mag, ruler of Cyrene, Alexander और Eleorocentro, Alexander Epirus और the king of Epirus। फिर नेक्स्ट है तुरामया जो कि कंटेम्प्रेरी है अशोका के, वो रूलर कहाँ के थे? इजिप्ट, मैसेडोनिया, कोरिंथ या सीरिया? तो ये इजिप्ट के रूलर थे। The next was ruler of which of the following dynasties had diplomatic relations with distant countries, जैसे कि सीरिया एंड इजिप्ट, ठीक है, कौन सी जो डायनेस्टी है उसके रूलर्स के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे सीरिया और इजिप्ट से? चोला, मौर्य, गुप्ता, पल्लव? तो पता है मौर्यास के थे। फिर नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री? सौगड़ा कॉपर प्लेट, रुमिंदी पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका, प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्र? तो ये सौगड़ा कॉपर प्लेट थी, उसमें बताया गया था कि आपको फूड ग्रेन्स प्रिजर्व करने हैं, जो आप क्राइसिस जो होगा कंट्री में तो आप उनको यूज कर लो, ठीक है। अर्लीस्ट कॉपर प्लेट जिसको सौगड़ा कहा जाता है, एक मॉडर्न रिकॉर्ड है जो मेंशन करता है अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर प्रिजर्व करने के लिए फूड ग्रेन्स को, जो कि यूटिलाइज किए जाएंगे ड्यूरिंग द फेमाइन इन द कंट्री। अदर जो महास्थान इंस्क्रिप्शन है बोगरा डिस्ट्रिक्ट का, जो डिस्क्राइब करता है रिलीफ मेजर्स को, वो अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द फेमाइन इन द रीजन। फिर नेक्स्ट है अशोका एनेक्स्ड कलिंग टू द मौर्यन एम्पायर, कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया। तो अर्शोशन कह रहा है कि भाई इन्होंने एनेक्स किया था मॉडर्न एम्पायर में इसको, तो ये चीज ठीक है। कलिंग कंट्रोल करा था लैंड और सी रूट्स टू साउथ इंडिया, इसीलिए तो दोनों ही चीजें ठीक है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नाउ सी द आंसर, द रीजंस व्हिच प्रॉम्प्टेड अशोका कि वो कलिंग को इन्वेड करे, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों थे। जो टेरिटरी है कलिंग की वो एक ब्रिज के तरीके से थी नॉर्थ और साउथ के बीच में। जो पीपल है कलिंग के वो डोमिनेट कर रहे थे इंडियन ओशन को, कंट्रोल कर रहे थे ओवरसीज ट्रेड को। इनकी जो सुप्रीमेसी है ईस्टर्न सी कोस्ट पे वर्चुअली क्लोज करती है सी रूट्स को इन द ईस्ट फॉर मगधन मर्चेंट्स। सिमिलरली जो लैंड रूट था इंटरनल ट्रेड के लिए फ्रॉम द गैंगेटिक वैली टुवर्ड डेक्कन, वो कलिंग के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। अगर कलिंग जो है वो इंडिपेंडेंट थे तो जो ओवरसीज एंड लैंड ट्रेड थे मगध के, वो इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली वही ना कि अगर कलिंग जो है इनको मिल गया
तो ओवरसीज ट्रेड इनका काफी इफेक्ट हो जाएगा। दैट इज वाई इट वॉज नेसेसरी टू इन्वेट कलिंग मौर्यन डायनेस्टी के लिए, क्योंकि वो ना इंडिपेंडेंट रह रहा तो इनका ट्रेड इफेक्ट हो रहा है, तो इनको था कि हम कन्वर कर लेते हैं, हमारा ट्रेड अच्छा हो जाएगा। सो बोथ असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन मॉडर्न किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस, के जो मॉडर्न किंग्स थे वो बेस्टो नहीं करते हैं लैंड ग्रांट्स रिलीजियस बेसिस पे। द पेजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स, तो यहाँ पे बोला गया ये चीज तो ठीक है कि हाँ लैंड ग्रांट्स दिए गए थे, मतलब नहीं दिए गए थे, बोल रहे रिवोल्ट किया पेजेंट्स ने, तो ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे रिवोल्ट नहीं हुआ था। ठीक है, सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अर्लिएस्ट एपिग्राफिक रिकॉर्ड जो लैंड ग्रांट के ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन इंडिया, ये हमें इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहना में मिलते हैं। मॉडर्न एम्परर्स डिड नॉट ग्रांट एनी लैंड ऑन रिलीजियस बेसिस, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है पेजेंट रिवोल्ट के बारे में अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स। असर्शन ए राइट है और आर जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट इज इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन्ड, तो कलिंग की विक्ट्री किसमें लिखी गई है? मस्क की इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यह है कलिंग की विक्ट्री, अशोका के एडिक्ट नंबर 13 में लिखी है, तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, सारी गलत है, हैंस ऑप्शन इज करेक्ट जो कि है नन ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट देखिए, इन द मॉडर्न पीरियड जो टैक्स इवेशन था वो पनिश किया गया था विद डेथ पेनल्टी, कॉन्फिसेशन ऑफ गुड्स, इम्प्रिजनमेंट या नन ऑफ द अबव। तो मैं पढ़ा था भाई डेथ पेनल्टी दे रहे थे अगर टैक्स इवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So the municipal administration of Patliputra town is described in Megasthenes Indica according to book जो इन्होंने लिखी थी। पाटलिपुत्र को 30 मेंबर का म्युनिसिपल काउंसिल गवर्न कर रहा था। इसको 6 मेन कमिटीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें 5 मेंबर ईच थे। 6th बोर्ड रिस्पॉन्सिबल था सेल्स टैक्स के कलेक्शन के लिए, और जो बोर्ड है उसने मेक श्योर किया कि हर सिटीजन 1/10 अपने अर्निंग का सेल्स टैक्स के फॉर्म में पे करेगा टू द गवर्नमेंट। कल्प्रिट्स को पनिश किया गया था विद द डेथ सेंटेंस, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देन फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज जो है वो कोर्ट में आए थे कौन से एम्परर के? सो इसमें आपको बताना है कि फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू कोर्ट ऑफ विच एम्परर। ठीक है, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, नन ऑफ द अबव। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। मेगास्थनीज एक ग्रीक हिस्टोरियन थे जो इंडिया आए थे 4th सेंचुरी बीसी में, एक रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर बन के सेलेकस निकेटर के। ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इन्होंने कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में लिखा, चंद्रगुप्त का रीन लिखा अपनी बुक इंडिका में। ठीक है, नेक्स्ट इज मेगास्थनीज एम्बेसडर थे किसके? सेलेकस, अलेक्सेंडर, डेरियस या ग्रीक? तो मैं पता सेलेकस के थे। मेगास्थनीज ग्रीक हिस्टोरियन थे, इंडिया आए थे 4th सेंचुरी बीसी में सेलेकस निकेटर के रिप्रेजेंटेटिव बन के। ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीज कम टू इंडिया? अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिज मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी? तुमने पढ़ा था 7 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी हुई है, देखिए। Megasthenes divided modern society into 7 categories, which are as follows: philosophers, farmers, herdsmen, artisans, military, overseers or spies or assessors. Megasthenes does not mention slavery in India. According to him, no one could marry outside his caste and no one could take to an occupation from the one जो कि fix की गई थी उनके caste के लिए according to the Varna system. Then next is which one of the following sources states that there was no slavery in ancient India? इनमें से कौन से sources ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई slavery नहीं थी ancient India में? अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, मुद्रा राक्षस एंड वायु पुराण। तो ये मेगास्थनीज इंडिका नॉट इंडिया, सॉरी इंडिका ने बोला था कि ये कोई भी स्लेवरी यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में नहीं थी। देन डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस पर्टिकुलरली किसमें मेंशन है? तो अभी आपने पढ़ा मेगास्थनीज के इंडिका में दी हुई है। ऑप्शंस आर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक का निरिक्त या पुराण्स। देन द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस पर्टिकुलरली किसमें है? अगेन सेम इंडिका जो है मेगास्थनीज की। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन दिव्यवादन, यहाँ पे दिव्य नादान कर दिया, इसको दिव्य वादन होगा। इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, सो द आंसर इज सी। ये बेसिकली मेगास्थनीज के इंडिका में लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मेगास्थनीज मेंशन करते हैं 6 कमिटीज थी, 5 मेंबर ईच की, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र को देखती थी। ही रेफर टू द टाउन ऑफिशियल्स के ये एस्ट्रोनॉमय इनको कहा जाता था। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम? सो पाटलिपुत्र was surrounded by the river Ganges in the east and by the river Champa in the north. पाटलिपुत्र सराउंडेड था by the river Ganges in the north and by the river Son in the west. पाटलिपुत्र सराउंडेड था by the Vindhyan mountain in the south and by the river Ganges in the east. पाटलिपुत्र सराउंडेड था in the Vindhyan mountain by the south and the river Champa in the west. So answer is B, जो कि है पाटलिपुत्र को सराउंड किया गया था रिवर गंगा के द्वारा नॉर्थ में और रिवर सोन के द्वारा वेस्ट में। ठीक है, गंगा इन द नॉर्थ एंड सोन इन द वेस्ट। देन नेक्स्ट इज
पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना एक सिटी था जिसको उदयन ने बिल्ड किया था एक स्मॉल फोर्ट के तरीके से ऑन द बैंक ऑफ गंगा, सराउंडेड था। गंगा इसके नॉर्थ में, देखो ऐसे बना लो, पाटलिपुत्र यहाँ पे, गंगा इसके नॉर्थ में और यहाँ पे सोन इसके वेस्ट में, ठीक है, मतलब सोन इधर वेस्ट में यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट इज which one of the following sources gives the detailed account of city administration of the Mauryas? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखा दत्त या इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो बेसिकली सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेगास्थनीज ऑफ इंडिका ने बताया था। देन विच व्हाट इज द नेम ऑफ द मेगास्थनीज बुक? तो इट इज इंडिका, वी नो। देन इंडिका ओरिजिनली किसने लिखी थी? अगेन वी नो मेगास्थनीज। न्याकस नहीं है, प्लूटार्क नहीं है, डियोडोरस नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, who was the author of Indica? Vishnugupta, Demicus, Megasthenes, Pliny. So it was Megasthenes. Then next is, who was the author of Indica? Plutarch, Herodotus, Justin, Megasthenes. So it was Megasthenes. Then Harisen, a famous poet थे समुद्रगुप्त के कोर्ट के. He composed the epic Devi Chandraguptam. Then he was also the author of Prayag Prashasti. तो आंसर है डी, 1 and 3 इज करेक्ट कि ये समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोइट थे और ये प्रयाग प्रशस्ति लिख चुके हैं, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम हमने पढ़ा है, किसी और ने लिखी है, तो अगर 2 कट कर लोगे तो ऑलमोस्ट आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे अगर आपको ये पता है। नेक्स्ट देखिए, हरिसेना कोर्ट पोइट थे, गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्ता के कोर्ट में। इनके फेमस जो इनका पोयम है वो डिस्क्राइब करता है ब्रेवरी समुद्रगुप्त की, एंड इंस्क्राइब करा गया है इसको अलाहाबाद जो पिलर है प्रयाग प्रशस्ति पे। देवी चंद्रगुप्तम एक इंडियन संस्कृत लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा है जिसको एट्रीब्यूट किया गया टू विशाखा देव, हु इज जनरली आइडेंटिफाइड विद विशाखा दत्त, ठीक है। तो याद रखना ये बेसिकली विशाखा दत्त की लिखी हुई क्रिएशन है। Then which of the following statement are correct about Mauryan kings? They developed culture, art, literature, we know. Gold coins, provincial division, kingship to Hindu Kush. तो D is the answer, A, C, D, क्योंकि गोल्ड कॉइन हमने पढ़ा इनके टाइम पे नहीं थे, ठीक है। ये अगर कट कर लोगे, बी अगर गया, आपको पता है ये ठीक है, आपको पता है प्रोविंशियल डिवीजन भी इन्होंने किया था, तो ए सी डी आंसर आराम से आपका आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द एक्सप्लेनेशन पार्ट सेज मॉडर्न एम्परर्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट, लिटरेचर में। चंद्रगुप्त का जो एम्पायर है वो स्प्रेड हुआ फ्रॉम ईरान इन द नॉर्थ वेस्ट टू प्रेजेंट डे नॉर्थ कर्नाटक इन द साउथ। हिस्टोरियन स्मिथ के द्वारा हिंदू कुश माउंटेन स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर थे इंडिया के। यहाँ पे 5 प्रोविंसेस थे जो डिस्क्राइब करे गए इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में, उत्तर पथ, अवंतीरथ, कलिंग, दक्षिण पथ और प्रचय पथ, ठीक है। रेगुलराइजेशन गोल्ड कॉइन्स का इंडिया में क्रेडिट किया गया है टू इंडो ग्रीक किंग्स। तो याद रखना कि बेसिकली जो गोल्ड कॉइन में रेगुलराइजेशन हुआ है, ठीक है, इंडिया का गोल्ड कॉइन्स का रेगुलराइजेशन जो हुआ है वो इंडो ग्रीक किंग के द्वारा हुआ है, मॉरियंस के द्वारा नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, who among the not among the following, among the Mauryan idols, the idol inscribed with the name Manibhadra Yaksha was found from which place? मणिभद्रा जो है आइडल जो था वो कौन सी जगह से मिला था? जिंग का नगरा, बेस नगर, नोह विलेज या परखम? तो ये परखम से मिला है, ठीक है। आंसर कह रहा है कि देखो मॉडर्न आइडल्स में से जो आइडल इंस्क्राइब था जिसमें मणिभद्रा यक्ष नाम लिखा हुआ था वो परखम से मिला है, जो कि प्लेस है विसिनिटी ऑफ मथुरा में। जो स्टैचू है जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है आर्ट ऑफ मथुरा का वो विजिबल है मथुरा म्यूजियम में। स्टैचू एसोसिएटेड है यक्ष डीटी मणिभद्रा से, जो कि पॉपुलर डीटी थे एंशिएंट इंडिया में। देन भाग एंड बली क्या थे? मिलिट्री डिपार्टमेंट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रिलीजियस सेरेमनीज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, तो ये थे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। देन भाग एंड बली सोर्सेज थे रेवेन्यू के एंशिएंट इंडिया में। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र किंग जो थे वो ओनर थे लैंड के और ही हैड अ शेयर इन द प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड। ये जो टैक्स है उसको भाग कहा जाता है, जबकि जो बली है वो एक सोर्स था रेवेन्यू का। देन लैंड रेवेन्यू जो कि चीफ सोर्स है इनकम का ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, वो कौन कलेक्ट करते थे? अग्रनमॉय, सीता अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष या अक्र अध्यक्ष? तो ये थे सीता अध्यक्ष। देन सीता अध्यक्ष जो थे वो हेड थे एग्रीकल्चरल लैंड के इन द मॉडर्न एम्पायर एंड ही ऑल्सो डेल्ट विद लैंड रेवेन्यू लेविटेशन, वाइल एग्रोनोमॉय जो थे उनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कहा जाता है। शुल्क अध्यक्ष बहुत सारे ट्रेड एंड सर्विसेज जो है उनका जो टैक्सेस को कलेक्ट करते थे, एंड अकर अध्यक्ष माइंस को कंट्रोल करते थे। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर उसने सिर्फ मॉडर्न पीरियड में सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था लैंड रेवेन्यू, सिर्फ लैंड रेवेन्यू की बात किएगा तो सीता अध्यक्ष है, ठीक है। आपको पता है कि अगर शुल्क अध्यक्ष बोलेगा तो ट्रेड एंड सर्विसेज टैक्स है और अकरा अध्यक्ष बोलेगा तो माइंस टैक्स है, ठीक है।
Then official agronomy during modern age was related with which of the following field? Weights and measures, administrative management, construction of roads, revenue management. तो ये हमें C&D दोनों दिया है इसने कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था और रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए भी था. मॉडर्न टाइम्स में एग्रोनोमॉय रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज देखते थे, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन और लुक्ड आफ्टर रोड कंस्ट्रक्शन देखते थे. यूपीपीसीएस ने सी को करेक्ट आंसर जो है एक्सेप्ट किया है, मतलब कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स को सही माना, तो आप यही याद रखो. ठीक है. सीता मौर्यन पीरियड में इसका मतलब क्या था? रिलीजियस सेक्ट था, गॉडेस था, रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड था, बेरन लैंड था. तो रेवेन्यू जो क्राउन लैंड से आ रहा था वो सीता था. मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड ये सीता अध्यक्ष के द्वारा मॉडर्न पीरियड में की गई थी. रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ था इस टैक्स के थ्रू उसको सीता कहते हैं. हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू मौर्यन मंत्री परिषद में? तो समहर्त, अंतपाल, व्यवहारिका या प्रतिष्ठा. तो इसमें से कौन जो थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से मौर्यन मंत्री परिषद में एसोसिएटेड थे? तो इट इज समहारता. फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू कलेक्शन रेगुलेट किया गया था समहारता के द्वारा मॉडर्न मिनिस्ट्रियल काउंसिल में. अंतपाल लुक्ड आफ्टर बॉर्डर फोर्ट्स, वाइल जो प्रतिष्ठा थे वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, कमिश्नरीज के एडमिनिस्ट्रेटर थे. देन नेक्स्ट देखिए, which one of the following Mauryan officers was in charge of weights and measures? पौतव अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, पान्य अध्यक्ष या सुना अध्यक्ष? तो ये थे पौतव अध्यक्ष. मॉडर्न ऑफिसर पौतव अध्यक्ष जो है ये इंचार्ज थे वेट्स एंड मेजर्स के, वाइल जो पान्य अध्यक्ष है इंचार्ज थे कॉमर्स डिपार्टमेंट के, सीता अध्यक्ष हेड थे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के, सुन्य अध्यक्ष चीफ थे स्लॉटर हाउस के. नेक्स्ट इज पान को क्या है ये? पंकोड़ा सनारी रोध है. ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, सॉरी. तो ये पंकोड़ कन का सनिरोध है. ठीक है, पेनल्टी थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, चार्ज फॉर फिल्थी ड्रिंकिंग वाटर. देन ऑप्शन इज नेक्स्ट स्लशिंग द रोड, थ्रोइंग द गार्बेज या स्टेंचिंग टेम्पल्स. तो ये स्लशिंग द रोड है कि इसका मतलब था पेनल्टी दी जाती थी अगर आप डर्ट कॉज करते हो, सिल्टेशन कॉज करते हो, वाटर लॉगिंग करते हो रोड्स पे, उसके लिए. देन द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वाज वैशाली, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन. तो ये था तक्षशिला. ठीक है, जो मोस्ट फेमस सेंटर था लर्निंग का. देन एट प्रेजेंट वैशाली जो है डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ये रिलेटेड था टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंशिएंट टाइम्स में. ये 6th सेंचुरी बीसी में स्टैब्लिश हुआ था बिफोर द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध. ठीक है. देन 563 बीसी से पहले ये स्टैब्लिश हुआ था. महावीर स्वामी वॉज बॉर्न. नालंदा जो है इंपॉर्टेंट सेंटर था बुद्धिस्ट एजुकेशन का. फर्स्टली बुद्ध टेम्पल स्टैब्लिश हुए थे यहाँ पे गुप्ता पीरियड में. एक्सकेवेशन नालंदा का ये प्रूव करता है कि जो यूनिवर्सिटी है जो सिचुएटेड थी वो स्प्रेड हुई थी 1 माइल इन लेंथ एंड हाफ माइल्स इन ब्रेथ. तक्षशिला मेजर सेंटर था लर्निंग का हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए, जो यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते थे एजुकेशन लेने के लिए. इट वॉज सिचुएटेड फ्यू माइल्स वेस्ट ऑफ प्रेजेंट इस्लामाबाद. ये फेमस था ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड. उज्जैन जो था वो कन्वेंशनल कैपिटल था चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का. ठीक है, ध्यान रखना उज्जैन क्या था? कन्वेंशनल कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य. Then next is according to Arthashastra of Kautilya, the following courts existed in the judicial system of Mauryan age. धम, महामात्रा, रज्जुका, धर्मस्थ्या, कंटक शोधन. So D is the answer 2 and 4 कि धर्मस्थ्या कंटक शोधन जो है वो जुडिशियल सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करते थे. देन नेक्स्ट इज अर्थशास्त्र मेंशन करता है 2 तरीके के कोर्ट के बारे में. धर्मस्थ्या जो कि एनालॉगस है मॉडर्न सिविल कोर्ट्स के साथ में, कंटक शोधन जो कि एनालॉगस है मॉडर्न क्रिमिनल कोर्ट्स के साथ में. देन which aspect of municipal administration of today is continuing since the period of Mauryans? तो कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पीरियड ऑफ मौर्यस के टाइम से चलता आ रहा है? इंस्पेक्शन ऑफ वेट मेजर, रीमर, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिसंस. तो ये है जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्न किया जा रहा था म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, जिसका चीफ जो है वो नागरक या पूर्व मुखिया था. मेगस्थनीस जो मेंशन करते हैं 6 कमिटीज के बारे में 5 मेंबर्स की. म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र कमेटी मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के सर्टिफिकेट्स का. जो जॉब है वो अभी भी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कैरी आउट की जा रही थी. देन द नेक्स्ट इज with reference to cultural history of India, memorization of chronicles, dynastic histories and epic tales. ये प्रोफेशन था कौन से लोगों का? श्रमणा, अग्रहारिका, परिव्राजका या मगध. तो इसमें से कल्चरल हिस्ट्री की बात हो रही है कि कौन जो प्रोफेशन के लोग थे वो क्रॉनिकल्स को मेमोराइज करते थे, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को, एपिक टेल्स को. द आंसर इज डी, मागधा. तो मेमोराइजेशन जो है ये सब ये प्रोफेशन था मगध का. ठीक है, मागधा मगध जो भी है ये. सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत, ये किसके द्वारा इवॉल्व हुआ था?
कुषाण, आर्यंस, द्राविड्स या मौर्यंस। तो ये ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत के थ्रू गवर्न करने का सिस्टम द्राविड्स के द्वारा आया था। सिस्टम टू गवर्न थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत ये इवॉल्व किया गया द्राविड या चोला के द्वारा। ये जो सिस्टम है ये बेस था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूरिंग दैट टाइम। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीतिसार या अर्थशास्त्र। तो ये है डी, अर्थशास्त्र के द्वारा ये अलाउ किया गया था। अर्थशास्त्र अलाउ करता है वाइफ को जो डेजर्टेड हो गई है हस्बैंड के द्वारा, डाइवोर्स प्रेवलेंट था मॉडर्न पीरियड में, वाइफ के पास राइट था टू डाइवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग अब्रॉड स्टे ऑफ अ हस्बैंड एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड होने पे। सिमिलरली हस्बैंड को राइट था टू लीव हिज वाइफ फॉर बीइंग बैरन एंड अडल्ट्रेस। देन नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज? जातक, यज्ञवाल्क्य, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र। तो ये है मनुस्मृति। इट इज मेंशन 38 पार्ट ऑफ मनुस्मृति में कि जो विडोअर है वो रीमैरी कर सकते हैं, बट विडो के पास कोई राइट नहीं था रीमैरिज का। देन नेक्स्ट देखिए, द सोशल स्टेटस असाइन टू द फॉरेनर्स इन इंडियन सोसाइटी बाय मनु वाज दैट ऑफ। सोशल स्टेटस जो कि फॉरेनर्स को असाइन किया गया था इंडियन सोसाइटी में मनु के द्वारा, वो क्या था? क्षत्रिय, वैश्य, फॉलन क्षत्रिय, शूद्रा। तो ये फॉलन क्षत्रिय इनको बोला गया था। फॉरेन इन्वेडर्स जो प्रीस्ली कस्टम्स को फॉलो नहीं करते थे या ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे, शाकास, हुनास, कुशांस, प्रतिहार्स, इनको फॉलन क्षत्रिय मनुस्मृति में कहा गया है। देन द फॉलोइंग पर्सन came to India at one time or another. फाहीन, मेगास्थनीज, आइजिंग, ह्यूनसांग। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। सीधा आंसर देखते हैं 3142, मतलब पहले मेगास्थनीज आए हैं, फिर फाहियान आए हैं, फिर ह्यूनसांग, फिर आइजिंग। ठीक है, तो MFHI करके याद कर लो। देन मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए, फाहीन चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में आए, विक्रमादित्य जिनको हम कहते हैं, ह्यूनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए, आइजिंग एक चाइनीज ट्रैवलर थे 7th सेंचुरी AD में आए। ठीक है, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहीन चंद्रगुप्त 2, ह्यूनसांग हर्षवर्धन एंड आइजिंग 7th सेंचुरी AD। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फॉरेन ट्रैवलर्स एंड ईयर्स ऑफ टूर्स ऑफ इंडिया, टूर्स टू इंडिया। फाहीन 399 414, ह्यूनसांग 629 to 645, आइजिंग 679 to 695 AD, अल-मसूदी 957 AD। एस्टेरिक बनाया, लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। आइजिंग इंडिया को विजिट करते हैं 671 से 695 में। ठीक है, यहाँ पे इसको 79 कर रखा है इन्होंने। अल-मसूदी विजिट करते हैं 915 से 916 वाले AD में। फाहियान ट्रैवल करते हैं सिर्फ 10 साल के लिए 402 से 412 में, यहाँ पे भी गड़बड़ है। वाइल हिज एंटायर ट्रिप फ्रॉम चाइना अकर ड्यूरिंग 399 से 414। ह्यूनसांग विजिट करते हैं 679 से 695 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पूरा ही एक तरीके से ऑर्डर गलत दे रखा है, तो इस आंसर को तो आप मत ही याद करो, यहाँ से आप बुक में से ही पढ़ लेना, NCERT में से कि क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, इन्होंने नेम्स आई थिंक मैच करें यहाँ पे। हाँ, बिंदुसार, चंद्रकोटस, अशोका, अमित्र घाट, ये सब मैच करके बताना है। आपको पता है चाणक्य का विष्णुगुप्त था। ठीक है, इफ यू नो दैट तो डी का 4 जोड़ दो, ये 2 ऑप्शंस पे आ जाओगे। फिर आपको इतना भी पता है कि चंद्रगुप्त को चंद्रकोटस कहते हैं, तो 1 का 2 जोड़ लो, तो C इज द आंसर। ठीक है, दैट मीन्स बिंदुसार जो है उनको अमित्र घाट कहते हैं। ठीक है, और C का जो है 1 प्रियदर्शनी, जो प्रियदर्शी लिखा था वो हो जाएगा अशोका का। देखो, जस्टिन और अदर ग्रीक ऑथर्स ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये चंद्रकोटस कहा गया इनको, और ग्रीक ऑथर्स मेंशन करते हैं बिंदुसार को कि ये अमित्रकेट्स या अमित्र घाट थे, अशोका को प्रियदर्शी कहते हैं अपने इंस्क्रिप्शंस में, विष्णुगुप्त को चाणक्य कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। लास्ट मॉडर्न एम्परर कौन थे? सो वी नो इट वाज बृहद्रथ। अवंतिवर्मा नहीं है, जालोक नहीं है, नंदीवर्धन नहीं है। लास्ट मॉडर्न एम्परर वाज बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे असैसिनेट किए गए थे अपने कमांडर लेफ्टिनेंट पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 BC में। पुष्यमित्र शुंग स्टैब्लिश करते हैं एक न्यू डायनेस्टी जिसको शुंग डायनेस्टी भी कहा जाता है। देन लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ असैसिनेट किए गए थे अपने कमांडर इन चीफ के द्वारा जो कि थे पुष्यमित्र शुंग, दिस इज करेक्ट। लास्ट शुंग किंग जो कि थे देवभूति असैसिनेट किए गए थे अपने ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कन्वा के द्वारा जिन्होंने थ्रोन असर्व किया, ये भी ठीक है। लास्ट रूलर कानवा डायनेस्टी के डिपोज किए गए थे आंध्रास के द्वारा, इसमें हमने पढ़ा था सीमोग नाम था इनके सर्वेंट का, उसने हटाया, तो ये भी ठीक है, तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज लिखिए वापस से कि एम्बिशियस पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट मॉडर्न किंग बृहद्रथ को असैसिनेट किया 184 BC में, और वो फेमस हो गए थे इन द हिस्ट्री स्टैब्लिशमेंट करने के लिए शुंग डायनेस्टी का। जो लास्ट किंग थे शुंग डायनेस्टी के देवभूति
उनको भी एक कॉन्स्पिरेसी करके मारा गया था उनके अमात्य वासुदेव के द्वारा। अकॉर्डिंग टू वायुपुराण, जो लास्ट रूलर है कण्व डायनेस्टी के, सुशर्म, उनको डिपोज कर दिया गया था आंध्रा सर्वेंट सिमुक के द्वारा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे 128th क्वेश्चन दिया गया है। Who among the following rulers paid attention to the resource management Girnar region में some centuries before the Christian era? So Mahapadmananda, Ashoka, Chandragupta Maurya, Rudradaman. So it is 2 and 3, Ashoka and Chandragupta Maurya. ठीक है, इन्होंने गिरनार रीजन में जो रिसोर्स मैनेजमेंट था उस पर ध्यान दिया था। So answer says few centuries before the Christian era, जो मौर्यन एम्परर था चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका फोकस करते हैं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे गिरनार रीजन में। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक डैम बनाया था सुदर्शन लेक पे एंड एम्परर अशोक ने कैनाल्स बनाए उसमें से फ्रॉम द लेक। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शाका रूलर रुद्रदमन का डिस्क्राइब करता है वर्क ऑफ बोथ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। 2nd सेंचुरी एडी जो लेक है वो रिपेयर किया गया था रुद्रदमन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे ये सारे काम कृष्ण एरा से पहले की बात हो रही है, तो इसीलिए इनको क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रियलाइजिंग द नीड फॉर वाटर, द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया, वो कौन थे? सो द आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका नहीं है, रुद्रदमन नहीं है, स्कंदगुप्त नहीं है। ठीक है, ये रिपीटेशन दे रहा है एक्सप्लेनेशन की। अब देखिए आगे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य अशोका बोथ, दोनों के बारे में कहाँ पे लिखा गया है? नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी पुत्र शतकर्णी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्राप रुद्रदमन, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त। तो ये जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है महाक्षत्राप रुद्रदमन का, उसमें चंद्रगुप्त और अशोका दोनों के बारे में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस अशोका के एडिक्ट भी हमें मिलते हैं। ठीक है, आर ऑल्सो फाउंड। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्राप रुद्रदमन, नासिक प्रशस्ति रिगार्डिंग गौतमी पुत्र सताकर्णी, हाथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन ऑफ खरेवेला, या नन ऑफ द अबव। तो ए है जो कि था जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन महाक्षत्राप रुद्रदमन का। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि अशोकन एडिक्ट्स हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्राप रुद्रदमन पे भी मिलते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एडिक्ट्स ऑफ गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें 14 एडिक्ट है अशोका के एक लार्जर बोल्डर पे विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ ऊपरकोट फोर्ट। ठीक है, एडिक्ट जो है नरेट करता है स्टोरी सुदर्शन लेक की, जिसको रुद्रदमन 1 ने रिपेयर कराया था। देन लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा, यहाँ पे इनके बारे में बताया, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बोला एंशिएंट डॉकयार्ड है, तो ये तो सही था। सारनाथ फर्स्ट सरमन बुद्धा का हुआ था, ये भी ठीक है। राजगीर को कह रहे हैं कि लायन कैपिटल ऑफ अशोका, और नालंदा को कह रहे हैं ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो ये भी ठीक है। अब देखो थर्ड वाला गलत है, लायन कैपिटल जो है वो राजगीर को नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आंसर है 1, 2 एंड 4। सो यहाँ पे इन्होंने मैच करा इसको। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सब ठीक है। राजगीर जो है लाइन कैपिटल, इट इज नॉट करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। देखो 132 क्वेश्चंस, हमने एक्सप्लेनेशन भी कर लिया है, क्वेश्चंस भी कर लिया है। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज थॉरली इसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। जो क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे हैं उनको मैक्सिमम टाइम करना है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उनको लिख लेना है। ठीक है, इसमें बहुत फैक्चुअल नॉलेज है विच यू कैन यूज इन द एग्जाम। जब प्रीलिम्स आपका होगा तो आप एलिमिनेशन में भी उसको यूज कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे वहां भी यूज कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।